चलो जी, वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस स्टैंडर्ड नाउ। तो हम लोग जो अभी पहला जो टॉपिक हम करेंगे वो हम करेंगे कंसोलिडेशन का। ठीक है जी, तो मैं कंसोलिडेशन से स्टार्ट ले रहा हूँ आज। चैप्टर नंबर 1 है इसका, बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड कंसोलिडेशन। तो यहाँ पे जो कंसोलिडेशन वर्ड है वो आया है बिजनेस कॉम्बिनेशन के साथ। तो आपने देखना है कि बिजनेस कॉम्बिनेशन में आपने कंसोलिडेशन करनी है। तो यहाँ जो पहला वर्ड आता है वो बिजनेस आता है। तो पहले हम इस डिस्कस करेंगे थोड़ा सा कि बिजनेस क्या होता है। अगर आप किसी बिजनेस को एक्वायर कर रहे हैं तभी बिजनेस कॉम्बिनेशन होगा और तभी आप कंसोलिडेशन करेंगे। ठीक है जी। अगर आप बिजनेस ही नहीं है, जो चीज आप एक्वायर करके लाए वो बिजनेस नहीं है, तो बिजनेस कॉम्बिनेशन नहीं होगा। ठीक है जी। अब अगर बिजनेस को हम डिफाइन करें तो स्टैंडर्ड हमें बात करता है कि भाई बिजनेस ये चीज होती है जिसके अंदर तीन चीजें हो। एक आपका इनपुट हो, एक आपका प्रोसेस हो और एक आपका आउटपुट हो। ये तीनों चीजें जब मिलेंगी तभी आपका बिजनेस बनेगा। ठीक है जी। तो ये तीन चीजें आपका बहुत जरूरी है। एक आपका इनपुट होना चाहिए, एक आपका प्रोसेस होना चाहिए और तीसरा क्या होना चाहिए, आपका आउटपुट होना चाहिए। अब अगर हम इसको डिस्कस करें इंडिविजुअली तो इनपुट क्या है? इनपुट है आपके एसेट्स। अब अगर हम एक एग्जांपल लेके चले, हम कहते हैं कि हमने होटल की बिल्डिंग खरीद ली है, या आप अपनी अकेडमी की एग्जांपल लेके जाए। हमारी अकेडमी, हम यहाँ पे अकेडमी चला रहे हैं, हम अपनी अकेडमी की एग्जांपल लेते हैं। तो आप अकेडमी में देखें क्या है, अकेडमी में हमारे पास एक बिल्डिंग है और कुछ हमारे पास जो है वो फिक्सचर है, फर्नीचर है। ठीक है जी। कुछ हमारे पास कैमराज वगैरह है, कुछ इक्विपमेंट हमारे पास है, आप कह रहे हैं कि ऑफिस इक्विपमेंट हमारे पास है। तो ये हमारा इनपुट है। इसमें प्रोसेस क्या है? इसमें प्रोसेस हमारी फैकल्टी है, हमारे टीचर्स हैं। ठीक है जी। और आउटपुट क्या है? आउटपुट हमारा रेवेन्यू है, या आप कह लें कि जो हम फीस लेते हैं वो हमारी आउटपुट है। अब ये तीन चीजें जब मिलेंगी तो तीन चीजें मिलके कहेंगे बिजनेस है। इसमें क्या है? इसके अंदर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आप प्रोसेस लेते हैं, ये प्रोसेस जो है ये एक बहुत क्रिटिकल है। अगर आप प्रोसेस नहीं लेते, आप क्या करते हैं, मेरी अकेडमी परचेस कर लेते हैं और अकेडमी परचेस करके आप कहते हैं मुझे टीचर्स नहीं चाहिए, हम सिर्फ अकेडमी लेंगे या अकेडमी का ब्रांड ले लेंगे और हम अपने टीचर आके रखेंगे। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड कह रहा है कि आपने इनपुट तो ले लिया, आप अपनी टीचिंग करके अपने टीचर्स ले आएंगे, आपको आउटपुट भी मिल जाएगा, आपको स्टूडेंट मिल जाएंगे, आपको फीसें मिल जाएंगी। लेकिन आपने जो है मेन चीज जो है वो फैकल्टी को ली नहीं है। एकेडमी किस पे चल रही है? टीचिंग पे चल रही है, टीचर्स पे चल रही है। अब टीचर्स को आपने छोड़ दिया बीच में से, तो यहाँ पे आपने प्रोसेस को स्किप कर दिया। तो ये बिजनेस हमने एक्वायर नहीं किया। ये जो आपने अब जो एक्विजिशन की है, ये क्या है? ये बिजनेस नहीं है। अब ये बिजनेस नहीं है तो ये अंडर बिजनेस का हमें डिस्कस होता है। ये बिजनेस कम्युनिकेशन जो है ये डिस्कस होता है IFRS 3 में। तो स्टैंडर्ड आपको कह रहा है, तो स्टैंडर्ड आपको ये कह रहा है कि आपने बिजनेस एक्वायर नहीं किया, आपने जस्ट एसेट एक्वायर किए। आपने अगर ब्रांड लिया है तो आपने इंटेंजिबल एसेट लिया है। अगर आपने बिल्डिंग ले ली है तो आपने आपने जो है वो एक बिल्डिंग एक्वायर की है, आपने PPE एक्वायर किया है। तो वो कहता है आप किसी और स्टैंडर्ड में जाके बात करें, आप यहाँ बात नहीं कर सकते। यहाँ जाकर आपने बात करनी है बिजनेस कम्बिनेशन में, बात करनी है IFRS 3 में, बात करनी है आपने कंसोलिडेशन में, बात करनी है। तो आपको ये तीनों चीजें एक्वायर करनी पड़ेगी। अदरवाइज आप क्या करेंगे? आपने अगर सिर्फ बिल्डिंग एक्वायर की है तो आप क्या करेंगे? आप IAS 16 में जाएं और वहां पे जाके इसको बुक करें। इट्स नॉट अ बिजनेस। तो हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि जिस चीजों का हम कंसोलिडेशन करने जा रहे हैं वहां पे एक बिजनेस एक्वायर्ड हुआ कि नहीं हुआ। अब एक जन एग्जांपल है, होटल की एग्जांपल है। आपने एक होटल परचेस कर लिया, आपने होटल की बिल्डिंग परचेस कर ली। आपने कहा बिल्डिंग परचेस कर लो, बाकी जो है अपना अपने अपना स्टाफ रखेंगे और अब जनाब अपने कस्टमर लेके आएंगे, रेवेन्यू जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपने एक, सर ये अपना माइक वगैरह बंद कर लें। तो जब आपको क्वेश्चन करना होगा फिर आप माइक को खोलीजिएगा, दूसरे लोग फिर डिस्टर्ब होंगे। तो यहाँ पे हमने कि ये भाई दफा, सॉरी, मैं आपको कोट रोक रहा ठीक है हूँ। कुछ लोगों की ये अंडरस्टैंडिंग है कि 9 बजे लिखा है तो 9 बजे, मतलब अभी 9 नहीं बजे, 8:30 बजे। यार, 9 बजे पाकिस्तान टाइम लिखा था मैंने, PST लिखा था।
हाँ, मैं वो ग्रुप में डालता हूँ। और आपने देखा होगा जो मैंने लिंक बनाया ना, उसमें भी मैंने कराची, पाकिस्तान और उसका इस्लामाबाद का जो है वो लिंक बनाया हुआ है। वो मैंने पाकिस्तान उधर से ही पता लग जाएगा ये कराची का पाकिस्तान का टाइम है, क्योंकि पाकिस्तान अगर यहाँ से 9 बज जाएगा, पाकिस्तान में 10 बज जाएंगे, और कल लोगों का जो है ना वो फिर वर्किंग डे होता है, तो फिर प्रॉब्लम होती है। ठीक है, चलो जी। अच्छा, हम बात कर रहे थे, अगर आप एक सब बिल्डिंग ले लेते होटल की, आप उसका स्टाफ नहीं लेते, ठीक है जी, तो क्या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तो आपने ली नहीं है। इन आपने लोगों के पास जो आइडियाज थे वो तो आपने लिए नहीं है। क्रिटिकल होटल के अंदर क्या है, होटल के अंदर बिल्डिंग क्रिटिकल नहीं है। क्रिटिकल क्या है कि जो उसका स्टाफ है, जो वहां बैठा प्लानिंग कर रहा है, जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कर रहा है कि यार अपने कस्टमर कैसे लेके आने हैं, आपने होटल मैनेजमेंट कैसे करनी है, वो तो आपने हायर ही नहीं किया। आपने कहा जी मैं अपना लाके फिट कर लूंगा। तो ये जो एक्विजिशन है वो स्टैंडर्ड कहता है ये बिजनेस एक्विजिशन नहीं है। आपने जस्ट एक बिल्डिंग ली है, उस बिल्डिंग को जाके आप आई 16 में बुक कर ले। तो बिजनेस के लिए आपको तीनों चीजें चाहिए, आपको इनपुट भी चाहिए, आपको प्रोसेस चाहिए, और आपको आउटपुट भी चाहिए। तो फिर तभी आपका जो है वो बिजनेस बनेगा। ठीक है जी। अब हम आगे चलते हैं, स्टैंडर्ड की बात करते हैं। स्टैंडर्ड क्या कहते हैं, इसके कंटेंट अगर देखें तो ये कहता है नेचर ऑफ अ ग्रुप एंड कंसोलिडेटेड अकाउंट्स। आईएफएस 10 को डिस्कस करेंगे, आईएफएस 3 को डिस्कस करेंगे, कंसोलिडेशन टेक्निक्स डिस्कस करेंगे, और अकाउंटिंग फॉर गुडविल को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलो जी, नेचर ऑफ ग्रुप एंड कंसोलिडेटेड अकाउंट्स कहता है जी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड ग्रुप अकाउंट्स। इसमें क्या है जी, वो कहता है जी आपके अंदर, इसके अंदर आईएफएस 3 डिस्कस करेंगे, आईएफएस 10 डिस्कस करेंगे, हम आईएफएस 11 डिस्कस करेंगे, आईएस 27, आईएस 28 डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। अब ये सारे स्टैंडर्ड जो है हम 5 स्टैंडर्ड जो है इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या होने वाला है। यहाँ पे ये होने वाला है कि ये जो 2 स्टैंडर्ड हमारे पास हैं, ये जो है ये डिस्कस करेंगे सब्सिडी को। जब आप सब्सिडी को कंसोलिडेट करेंगे तो उसके लिए में जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, उसके अंदर आईएफएस 3 और आईएफएस 10 में जाकर सब्सिडी को हम कंसोलिडेट करेंगे। जब हम ज्वाइंट अरेंजमेंट में, ज्वाइंट अरेंजमेंट हमारे पास क्या है, यह हमारे पास ज्वाइंट ऑपरेशन है और ज्वाइंट वेंचर है। इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन ये स्टैंडर्ड बेसिकली आपको डिस्कस करेगा, ज्वाइंट ऑपरेशन को डिस्कस करेगा, ज्वाइंट ऑपरेशन, ज्वाइंट वेंचर और ज्वाइंट और एसोसिएट। इसको जब हम कंसोलिडेशन करेंगे तो इसकी कंसोलिडेशन जो है हम करेंगे आईएएस 28 पे करेंगे। और ये जो आपकी आईएएस 27 है, ये आपको डिस्कस करेगा सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनाएंगे तब आप डिस्कस करेंगे आईएस 27 को। जब आप जॉइंट वेंचर को या एसोसिएट्स को कंसोलिडेट करेंगे तब आप डिस्कस करेंगे आईएस 28 पे। और जब आपको सब्सिडी को जो है वो कंसोलिडेट करना है तो उसके लिए आपके पास 2 स्टैंडर्ड है, वो आईएफएस 3 और आईएफएस 10 है। ठीक है जी। यहाँ पे जो है हम जो मेथड लगाएंगे, इसको जब कंसोलिडेट करेंगे तो हम इक्विटी मेथड से करेंगे। सब्सिडी को जब हम कंसोलिडेट करेंगे तो हम एक्विजिशन मेथड लगाएंगे। ठीक है जी। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये एक इसका जनरल फ्लो है। तो ये सारी चीजें जो है हम इंशाल्लाह यहाँ पे आप डिस्कस करने वाले हैं। अब वो कहता है IAS 1 क्या कहता है। अगर आपने IAS 1 आपके जहन में हो तो IAS 1 क्या कहता है, आपको P&L आपने बनाना है, आपको OCI बनाना है, और आपको जो है बैलेंस शीट वगैरह सारी बनानी है। तो जैसे IAS 1 आपको कह रहा है, आपने वैसे ही करके बनानी है। कोई इसमें डिफरेंशिएट नहीं है। जिस तरह IAS में आपने P&L बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है, नोट्स टू अकाउंट्स बनाने हैं, तो कंसोलिडेशन में सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उसी तरीके से बनेगी, इसमें कोई चेंज नहीं है। रेलिवेंट स्टैंडर्ड्स की बात करता है जी, वो बात कर रहा है जी, आप कहता है जी IFS 3 जो है डिफाइंड अ बिजनेस कॉम्बिनेशन। तो बिजनेस कॉम्बिनेशन को जो डिफाइन करेगा, हमने ऑलरेडी बात कर ली है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, उसी को डिस्कस करेगा। एज अ ट्रांजेक्शन एंड अदर इवेंट। तो यहाँ पे वो कहता है कि बिजनेस कॉम्बिनेशन क्या है, वो एज ए ट्रांजेक्शन या अदर इवेंट है इन विच एन एक्वायरर obtain control in one or more business। तो यहाँ पे जो बात डिस्कस कर रहा है वो 3 चीजें डिस्कस करके क्या डेफिनेशन करता है। वो कहता है जनाब यहाँ पे बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है, डिफाइन एज ट्रांजेक्शंस। ट्रांजेक्शन क्या है, एक बंदा परचेस कर रहा है, एक बंदा सेल कर रहा है, ये ट्रांजेक्शन है। आपकी सेल ट्रांजेक्शन, आपके कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, सेल कॉन्ट्रैक्ट, आपकी परचेस ट्रांजेक्शन, आपके परचेस के कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है जी। तो ये सारे आपके लोन्स आप ले रहे हैं, कोई भी ट्रांजेक्शन आपकी हो। ठीक है जी। और या अदर इवेंट्स, कुछ दूसरे इवेंट्स हो जाए इन विच, जिसकी वजह से एक्वायरर को क्या मिले, कंट्रोल मिल जाए।
इन वन और मोर बिजनेसेस। तो आप ट्रांजैक्शन क्या है, ट्रांजैक्शन सिंपल है, मैंने परचेस किया, मैंने आपको कैश दिया, आपने मुझे बिजनेस दे दिया अपना, तो ये सिंपल है। अदर इवेंट की वजह से भी आपको कंट्रोल आ जाता है। आप कैश में पेमेंट नहीं कर रहे, लेकिन आपका कंट्रोल आ रहा है। वो कैसे आ रहा है? वो ऐसे आ रहा है कि मैंने एक कंपनी के शेयर परचेस किए 45%। अब जो 65% जो शेयर्स हैं, 55% जो शेयर्स हैं जो दूसरे शेयर होल्डर हैं, वो स्कैटर्ड है, बहुत ज्यादा मेजोरिटी में। जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग होती है, वो लोग नहीं आते मीटिंग्स में, तो मैं क्या करता हूँ, मेरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट कर लेता हूँ मेजोरिटी में जाके, तो मेरा कंट्रोल आ जाता है। ठीक है जी। यहाँ पे दूसरी एग्जांपल, इसी यहाँ पे आप आगे एग्जांपल एक और आएगी। दूसरी क्या है कि मेरे पास जो है 40% शेयर्स हैं, मेरा जो बैंकर है उसके पास जो है वो 51%, 11% शेयर्स है। तो मैं अपने बैंकर से जाके बात करता हूँ, यार जब जब मीटिंग होगी तो आप मेरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को वोट डाल देना। वो कहता है, बैंक कहता है ठीक है, हम आपके जो है वो बेनिफिट देंगे, हम आपके बंदों को वोट डाल देंगे। तो इसमें क्या होगा कि जब मीटिंग होगी मैं अपने 51% की जो है होल्डिंग ले लूंगा, मेरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आ जाएंगे। तो ये एक अदर इवेंट है। इसके अलावा ये भी एग्जांपल है, मेरे पास कंपनी के शेयर्स हैं, मैंने कंपनी के शेयर्स दिए, 35% शेयर मेरे पास हैं, लेकिन वो कंपनी क्या करती है, कंपनी अनाउंसमेंट करती है कि जनाब आओ, मैं अपने शेयर बाय बैक कर रही हूँ। जब कंपनी बाय बैक शेयर करती है, तो मैं कंपनी को अपने शेयर नहीं बेचता, दूसरे लोग जो है वो अपने शेयर कंपनी को बेच देते हैं। तो क्या होगा, बैठे बैठाए मेरी होल्डिंग बढ़ जाएगी, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कम होंगे, तो मेरी परसेंटेज बढ़ जाएगी और मेरा कंट्रोल आ जाएगा। तो ये अदर इवेंट्स है, अदर इवेंट से भी आपको कंट्रोल आ सकता है। ठीक है जी। उसको कहता है आईएफएस 10 क्या करेगा, आईएफएस 10 एक्सप्लेन द बिजनेस अंडर द कंट्रोल ऑफ एनदर इज अ सब्सिडी एंड द कंट्रोलिंग एंटिटी इज अ पेरेंट। वो कहता है कि जिस पे आप कंट्रोल कर रहे हैं वो सब्सिडी है, और जो कंट्रोल कर रही है वो आपकी पेरेंट है। और ये कंट्रोल को जो डेफिनेशन है, प्रॉपर डेफिनेशन जो है वो भी हमें आईएफएस 10 में मिलेगी। अब बात होता है आईएफएस 10 क्या कहता है, डिफाइंस consolidated financial statement as the financial statements of a group in which the assets, liabilities, equity, income, expenses, and cash flows of the parent and its subsidiaries are presented as those as a single economic entity। वो कहता है कि आपने इसको एक करके दिखाना है। आपने कहना है कि जनाब एसेट्स, आप बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट आपने बनाई, बैलेंस शीट में क्या आया, आपके एसेट्स आया, एसेट्स में आया बिल्डिंग। अब आपने क्या कहा, बिल्डिंग, आपने कहा बिल्डिंग किसकी है, पेरेंट की है, जिसपे जमा करेंगे आप, बिल्डिंग किसकी है, सब्सिडी की है, और टोटल जो है वो बाहर ले जाएंगे, तो वो एक ही फिगर आपको नजर आएगी बाहर। तो कहता है वो एज अ सिंगल इकोनॉमिक एंटिटी, वो सिंगल इकोनॉमिक एंटिटी आपको टोटल जो है वो आपकी कंसोलिडेशन है, उसके अंदर आपने दो चीजों को ऐड कर दिया। दिस मींस दैट ग्रुप मस्ट प्रेजेंट देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ कंसोलिडेटेड अकाउंट्स। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इनकम, एक्सपेंसेस, इक्विटी, लायबिलिटीज, एसेट्स, तमाम चीजें जो है वो लाइन टू लाइन ऐड कर देंगे, और लाइन टू लाइन ऐड करके जो टोटल वाला काम होगा वो हम यहाँ पे दिखाएंगे। हम कहेंगे जनाब ये एक चीज हमारे पास है, तो ये सिंगल इकोनॉमिक एंटिटी हमारे पास है। उसके बाद ये कुछ कहता है, आपको कहता है जी इस पे यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज होनी चाहिए। जब आप दो एक पेरेंट को और सब्सिडी को इकट्ठा करेंगे, तो वो कहता है आपके पास जो अकाउंटिंग यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी पॉलिसी दोनों की सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अब पेरेंट जो है उसने IAS 16 लगाया अपने पीपी पे, और उसने कहा मैं कॉस्ट मॉडल से लेके चलूंगी, लेकिन जो आपकी सब्सिडी है उसने जो पीपी स्टैंडर्ड IAS 16 जो है उस पर उसने रिवैल्यूएशन मॉडल लगा दिया। तो यहाँ पे अब ये अकाउंटिंग पॉलिसीज है, मेरी पॉलिसी क्या है, मैं कॉस्ट पे लगाता हूँ, मेरी सब्सिडी पॉलिसी क्या है, वो रिवैल्यूएशन में लगाता है। तो वो स्टैंडर्ड कहता है ये नहीं चलेगा, या तो अपनी पॉलिसी चेंज करके उसको रिवैल्यूएशन करो अपने एसेट्स को, या उसकी पॉलिसी चेंज करके उसको कॉस्ट पे लेके आओ, तभी आप दोनों को इकट्ठा कर सकते हो, अदरवाइज अभी इकट्ठा नहीं कर सकते। उसके बाद कहता है कि आपने क्या करना है, कंसोल आपने लाइन टू लाइन जो है वो उसको आइटम को लाइन लाइन टू लाइन ऐड करना है आपने। एक बिल्डिंग में बिल्डिंग ऐड करनी है, इक्विपमेंट में इक्विपमेंट ऐड करना है, फर्नीचर में फर्नीचर ऐड करना है, मोटर व्हीकल में मोटर व्हीकल ऐड करनी है, सेल में सेल ऐड करनी है, आपने सबको लाइन टू लाइन ऐड करना है। उसका क्या था, आपने एलिमिनेट करना है, कुछ चीज आपने भूल छोड़ देनी है, आपने उसको कहना ये थी नहीं हमारे पास। वो क्या थी, इंटर ग्रुप ट्रांजेक्शंस। ठीक है जी। ट्रांजेक्शन क्या है, मैंने कंपनी को सेल की, उसने उसकी परचेज है, तो मेरी सेल आ रही उसकी परचेज आई, दोनों को जीरो कर दो। ठीक है जी। उसका कहता है कैंसिलेशन ऑफ इंटर ग्रुप बैलेंसेस। इंटर ग्रुप बैलेंसेस, एक पार्टी का रिसीवेबल है, दूसरे का पेबल है, वो कहता है जो रिसीवेबल्स पेबल है आपस में इसको जीरो कर दो। आपने इन्वेस्टमेंट शो की हुई है, उसने आपको कैपिटल शो किया हुआ है, आपने शो किया हुआ है इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडीज,
आपका एसेट है, उसने शो किया, उसने आपको शेयर इशू किया, उन्होंने कहा शेयर कैपिटल इशूड, तो ये दोनों ट्रांजेक्शन आपस में जीरो हो जाएगी। वो कह रहा है इस तरह की ट्रांजेक्शन को आपको मैं कैंसिल कर दूं। इसी तरह आपने आपने जब सेल परचेस करते हैं उसमें आपकी ट्रांजेक्शन होती है, उसमें अनरियलाइज प्रॉफिट आ जाता है। मैंने आपको सेल किया, आपकी इन्वेंटरी में पड़ा हुआ है, तो अनरियलाइज प्रॉफिट जो है उसको भी हमने यहाँ पे जो है उसको एलिमिनेट करना है। अच्छा, ये भी कहता है कि बाज़ वक़्त कहता है स्टेप एक्विजिशन हो जाती है। स्टेप एक्विजिशन क्या होती है कि पहले मैंने इन्वेस्टमेंट की कंपनी में, मैंने उसका 10% शेयर परचेस कर लिया, फिर थोड़े से बाद मैंने 20% और परचेस कर लिया, तो मेरा टोटल 30% हो गया। कुछ अर्से बाद मैंने क्या किया, मैंने 25% और ले लिया, तो 25% और लिया तो मेरे पास कितनी एक्विजिशन होगी, मेरा 50%। अब मेरे पास कंट्रोल आ गया। वो कहता है जब आप स्टेप पे जाके एक्विजिशन करेंगे तो आप देखेंगे कंट्रोल कब आया, तो कंट्रोल डेफिनेटली मुझे यहाँ पे आया। इससे पहले क्या है, इससे पहले मेरे पास कंट्रोलिंग शेयर होल्डिंग नहीं है। तो यहाँ पे आप देखना स्टेप एक्विजिशन में आपको देखना पड़ेगा कि आपके पास कंट्रोल कहाँ पे आया। जहां से आपके पास कंट्रोल आएगा वहां से जो है आप इसका जो है वो शुरू करेंगे, इसको कंसोलिडेट करना शुरू करेंगे। ठीक है जी। उसका कहता है कि IFRS 10 एक्सप्लेन हाउ टू अकाउंट फॉर डिस्पोजल। डिस्पोजल भी होगी, इसी तरह डिस्पोजल आपकी होगी जब आप डिस्पोज ऑफ करेंगे, जब आप अपने शेयर मार्केट में सेल करेंगे तो आप रिवर्स आ रहे होंगे, तो उसको आप कैसे ट्रीट करेंगे। ये दोनों ये बातें जो है हमें हमें एक्विजिशन का मिलेगी, स्टेप एक्विजिशन हमें IFRS 3 में मिलेगी, और डिस्पोजल हमें कहाँ मिलेगी, वो IFRS 10 में मिलेगी। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे द नेचर्स एंड पर्पस ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। A subsidy is usually acquired through purchase of controlling interest in its equity. नॉर्मली वो कहता है कि आप इक्विटी जब एक्वायर करते हो तो आपके पास जो है वो कंट्रोलिंग पावर आ जाती है। द पेरेंट मेक्स अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स इन द सब्सिडीज in the statement of financial position of parent there is a non current assets investment in subsidy at a cost। तो वो आपके जब बैलेंस शीट बनती है तो बैलेंस शीट में पेरेंट क्या करता है, उसकी जो इंडिविजुअल बैलेंस जो उसकी सेपरेट फाइनेंशियल में बनी होती है उसके अंदर वो शो कर रहा होता है इन्वेस्टमेंट इन subsidies। Sometimes a parent company has no asset at all except shares in the subsidies। वो कहता है कोई एसेट ही नहीं, उसका नॉन करंट एसेट ही नहीं है, सिर्फ क्या इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडीज है। The parent whose main assets are share in subsidies in sometimes called होल्डिंग कंपनी, तो उसको हम कहते हैं ये होल्डिंग कंपनी है। इसका काम कुछ नहीं है, और इसका काम ये है कि सब्सिडी परचेज कर लो और उसको ऑपरेशन में जाके इंटरफेयर करो, तो ये एक होल्डिंग कंपनी है। इसलिए सबसे इसके अपने को एसेट से नहीं है, इसका काम ही यही है कि बस इन्वेस्टमेंट सब्सिडी करो और सब्सिडी के ऑपरेशन में जाकर बैठ जाओ। तो ऐसी कंपनी को आप जो है वो होल्डिंग कंपनी कहेंगे, और इसको आप पेरेंट कंपनी भी कह सकते हैं। ये पेरेंट कंपनी भी होगी, ये नहीं होगा कि आपको ये होल्डिंग कंपनी आ गई है पेरेंट की चलेगी, इसको आप पेरेंट कंपनी भी बोलेंगे। टू फाइंड आउट मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन अबाउट देयर इन्वेस्टमेंट्स, यूजर्स ऑफ द parent financial statements need to know about the financial position and performance of the operating subsidies। तो कहता है कि आपको बेहतर इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप क्या करेंगे, आप उसके जो है वो कंसोलिडेट करके लेके आएंगे। आप इन्वेस्टमेंट सब्सिडी दिखा देंगे, काम नहीं चलेगा। आपको दिखाना पड़ेगा वो जो सब्सिडी है उसकी कितनी सेल्स है, उसकी कितनी परचेजेस है, उसकी ट्रांजेक्शन आपको दिखानी पड़ेगी, तो उसके लिए आपको कंसोलिडेशन करना पड़ेगा। ठीक है जी। अच्छा, अब हम बात करेंगे अब हम बात करेंगे जहाँ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट IFRS 10 में बात करेंगे। यहाँ पे वो कह रहे हैं इंट्रोडक्शन में, वो क्या कह रहा है हमें, वो कह रहा है जी पहले डेफिनेशन दे रहा है, कह रहा ग्रुप क्या है, ए पेरेंट एंड ए सब्सिडीज। तो ग्रुप के अंदर क्या होगा, पेरेंट्स होंगे, सब्सिडीज होंगी, उसको बोलेंगे ग्रुप है। पेरेंट क्या है, एन एंटिटी दैट कंट्रोल्ड वन और मोर एंटिटीज। सब्सिडीज क्या है, एन एंटिटी दैट कंट्रोल्ड बाय अनदर एंटिटी। तो ये सिंपल डेफिनेशन है, बिल्कुल बच्चों वाली, कि जो ग्रुप के अंदर क्या है, पेरेंट और सब्सिडी है। तो सब्सिडी वो है जिसको कंट्रोल किया जा रहा है, और जो कंट्रोल कर रही है वो आपकी पेरेंट है। अब बात करते हैं ग्रुप कंसिस्ट ऑफ a parent entity and one or more entities that has control over. These are called subsidiaries. The entity that ultimately control all the entities of the group called parent. अब अभी देखिए जरा, मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना के देता हूँ उसका। मैंने कहा ये ए कंपनी है, इसने 100% इन्वेस्टमेंट कर ली बी में, तो ये ए क्या हुआ, ए पेरेंट बन गया। ए को हम कहेंगे पेरेंट है, और बी क्या है, ये सब्सिडी है। अब इसने भी जाके सी में जाके इसने सी में इन्वेस्टमेंट कर ली, इसको हम क्या कहेंगे कि ये भी जो सब्सिडी है किसकी है, ये ए की सब्सिडी है।
बी की सब्सिडी भी है और ए की सब्सिडी भी है। तो यहाँ पे जो ए है इसको हम कहेंगे ये पेरेंट है इसका, और सी के लिए क्या है, ये सी के लिए ये अल्टीमेट पेरेंट है। ठीक है जी। अब देखो जरा, मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ। मैं कहता हूँ ए ने क्या किया, ए ने कहा यार बी से कहा कि भाई आपके पास मेरी होल्डिंग है, तो आप ऐसा करो ये सी की होल्डिंग मुझे दे दो। अब स्टैंडर्ड कह रहा है कि यार कंट्रोल तो पहले भी आपके पास था और अब भी कंट्रोल आप ही के पास है, आपने क्या स्ट्रक्चर चेंज किया इसका, आपने इस होल्डिंग का स्ट्रक्चर चेंज किया। ये जो होल्डिंग आपने ली हुई थी इसका स्ट्रक्चर मैंने थोड़ा सा चेंज किया। जब मैं इसका स्ट्रक्चर चेंज करूंगा तो स्टैंडर्ड कहता है ये क्या है, ये कॉमन कंट्रोल है। और कॉमन कंट्रोल जब हो जाएगा तो तब ये स्टैंडर्ड नहीं लगेगा, तब आप कंसोलिडेशन नहीं करेंगे। इसकी काउंटिंग इंटरेस्ट ऑफ पुलिंग मेथड से होगी, तो वो इसमें डिस्कस ही नहीं है, वो कहता है आउट ऑफ स्कोप है। तो कॉमन कंट्रोल जो है सिर्फ कॉमन कंट्रोल की जो आएगा आपका वो इसमें कवर नहीं है। अगर कॉमन कंट्रोल में होगा आपकी सब्सिडी होगी तो वहां पे आप कंसोलिडेशन नहीं करेंगे। और कॉमन कंट्रोल कैसे आएगा, जब आप जिस तरह मैंने इसको चेंज किया इसकी रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे आप। ये जो आपका ग्रुप था इस ग्रुप में कंट्रोल ए के पास था, लेकिन जब आपने इसको रिस्ट्रक्चर किया तो कंट्रोल तभी भी ए के पास ही है, लेकिन ये कॉमन कंट्रोल हो गया। तो जब ये कॉमन कंट्रोल केस में चला जाएगा तो उसमें ये स्टैंडर्ड जो है वो कंसोलिडेशन का स्टैंडर्ड जो है इसको आउट ऑफ स्कोप किया हुआ है। आपका ये एफएस 3 और एफएस 10 जो सर्जरी पे नहीं लगेगा। ठीक है जी। अगर ये न्यूमेरिकल में आपको आ जाए हिंट थोड़ा सा तो आपको आइडिया होना चाहिए कि ये कॉमन कंट्रोल क्या होता है। तो ये क्या होता है कॉमन कंट्रोल, कि एक ग्रुप चल रहा होता है, उस ग्रुप के अंदर जो है उसकी आप जो है वो उसको रिस्ट्रक्चर कर देते हैं। रिस्ट्रक्चर अब इस तरह करें कि जो पेरेंट है वो पेरेंट ही रहे आपकी, लेकिन उसका कंट्रोल दोनों पर डायरेक्ट हो जाए, तो वो उसको आप कहते हैं ये कॉमन कंट्रोल है। कंट्रोल को डिफाइन करता है जनाब, कहता है एन इन्वेस्टर कंट्रोल एन इंडस्ट्री व्हेन, कब करेगा वो, नंबर वन कहता है जब पावर ओवर द इंडस्ट्री के पावर आ जाए। पावर क्या आ जाए, पावर ये आ जाए जनाब कि आपने जो सेल करनी है इसको सेल करनी है, इसको सेल नहीं करनी, आपने इसको परचेज करनी है, इसको परचेज नहीं करनी, आपने इसको लोन देना है, इस रेट पे इंटरेस्ट देना है। तो ये सारी चीजें मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। आपने इस बंदे को रखना है, इस बंदे को निकाल देना है, तो मैं कहूंगा मेरे पास पावर है। वो जो पावर आपने ले रही है उस पावर की एबिलिटी भी होनी चाहिए उसको यूज करने की। मेरे पास पावर तो है लेकिन मैं उसको यूज नहीं कर सकता, तो फिर आपका कंट्रोल नहीं है। तो एबिलिटी टू यूज दिस पावर ओवर द इंडस्ट्री टू इफेक्ट द अमाउंट ऑफ रिटर्न्स, तो उससे क्या होगा कि जब आप पावर का इस्तेमाल करेंगे आप कहेंगे इसको सेल करनी, उसको सेल नहीं करनी, इस रेट पे सेल करो, इतने प्रॉफिट में सेल करो, तो उसको आपकी रिटर्न को इफेक्ट करेगी। उसके बाद कहते हैं एक्सपोयर। एक्सपोयर क्या होता है, रिस्क। रिस्क किस चीज का रिस्क होना चाहिए, ये आपको राइट्स होने चाहिए टू वेरिएबल रिटर्न, कि जो आपकी रिटर्न आनी है, जो आपका डिविडेंड आना है, प्रॉफिट आना है, फीस आनी है, इंटरेस्ट आना है, उस पर आपका राइट्स होना चाहिए, उसमें रिस्क होना चाहिए। रिस्क क्या होगा आपका कि यार आज मुझे 100 रुपए मिले, हो सकता है कल मुझे 50 रुपए मिले, फ्रॉम इस एनवायरमेंट विद द इंडस्ट्री। तो ये रिस्क और एक्सपोजर भी उसके अंदर, राइट्स भी उसके अंदर होना चाहिए। तो ये तीनों चीजें मिलेंगी तभी कंट्रोल बनेगा। अगर इसमें से एक चीज भी स्किप हो जाएगी तो आपका कंट्रोल नहीं रहेगा। और जब कंट्रोल आपका आएगा तभी आपकी सब्सिडी बनेगी, अगर आपका कंट्रोल नहीं है तो आपकी सब्सिडी नहीं कहलाएगी। हमने ये कहा कि 50% प्लस अगर शेयर हो जाते हैं, अगर आपका वोटिंग राइट जो है 50%, 50+ है, तो आप कह सकते हैं कि आपके पास कंट्रोल है। लेकिन स्टैंडर्ड इसकी बात नहीं करता, स्टैंडर्ड बात करता है कंट्रोल की। स्टैंडर्ड कहता है कंट्रोल आ गया, कंट्रोल कैसे आएगा, ये तीन चीजें आएगी, पावर आएगी, उसको आप यूज कर सके पावर को, और आपका जो है वो रिस्क भी होना चाहिए, इसके एक्सपोजर भी होना चाहिए आपका, तभी कंट्रोल आएगा। लेकिन नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि अगर 51% आपके पास राइट्स आ जाते हैं किसी कंपनी के, आप शेयर होल्डिंग आ जाती है, तो आप कहते हैं कि आपके पास कंट्रोल आ गया। उसके बाद कहता है सिचुएशन वेयर कंट्रोल एग्जिस्ट। Furthermore, in the vast majority of cases, obtaining a control interest means buying shares which give the holder more than 50% of the voting rights. ठीक है जी। तो वो बात इसमें यहाँ पे की है, लेकिन स्टैंडर्ड में ये बात नहीं लिखी हुई। वो कहते हैं आपने होल्ड किया, आपने 100% होल्ड किया, दिस 100% होल्डिंग इज डिस्क्राइब्स एज कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एंड गिव्स ए कंप्लीट कंट्रोल ऑन बी। बी वुड बी डिस्क्राइब्ड एज अ होली ओन सब्सिडी। यहाँ पे क्योंकि आपने 100% ले लिया तो आपको इसको कहेंगे अभी होली ओन सब्सिडी है। लेकिन जब अगर आपके पास वोटिंग राइट जो है वो 80% आएंगे तो आपको आप कहेंगे ये आपका पार्शली ओन्ड है, क्योंकि इससे 10% इंटरेस्ट जो है वो किसका है, वो नॉन कोटिंग इंटरेस्ट का है, एनसीआई को आपने दे दिया हुआ।
Control is assumed to be exist when the parent owns directly or indirectly through other subsidiaries more than half of the voting powers of the entity, unless in exceptional circumstances it can be clearly demonstrated that such control does not exist. तो आप डेमोस्ट्रेट करें, आप उसका इजहार करें कि यार मेरे पास वाइट राइट्स तो है, मेरे पास शेयर होल्डिंग तो है, लेकिन मैं उसको इजहार नहीं कर सकता। यहाँ देखें, आपने इसके पास कितनी सब्सिडी, 60% है, ये आपकी सब्सिडी है, तो इसने इसको 70% लिया, तो ये इसकी भी सब्सिडी बन गई। So A controlling B and B controlling C, therefore A control C. तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका ये पेरेंट हो गया, ये कंसोलिडेट करेगा, क्योंकि ये इंडायरेक्ट जो है उसने उस पर होल्डिंग की हुई है। In certain circumstances, a company might control another company even if it is owns shares which give it less than half of the voting rights. आपका वोटिंग राइट्स नहीं है, आपका वोटिंग तो 45% है, लेकिन आपके पास कंट्रोल आ गया। क्यों कंट्रोल आ गया आपके पास? कहता we have 45% shares, the other shares are held by the large number of unrelated investors, non-home individually 1%. वो बाकी जो है इतने सारे शेयर होल्डर हैं जिनके पास 1% होल्डिंग है, और आपके पास 45% होल्डिंग है। अब आप एजीएम बुलाओ, लोग पहुंचेंगे नहीं वहां पे, तो आप आराम से जो है अपने डायरेक्टर अपॉइंट कर लो, आपका कंट्रोल आ जाएगा। उसके बाद कहता है होल्डिंग आपका 45% है, लेकिन 10% किसके पास है? आपके बैंक के पास है। आप बैंक से बात करते हो, यार हमें वोट डाल देना, बैंक कहता है ठीक है मैं आपको वोट डाल देता हूँ, तो आपकी होल्डिंग कितनी हो जाएगी? 55% हो जाएगी, आपका कंट्रोल आ जाएगा। Two or more investors collectively control an industry when they must act together to direct। देखिए वो एक्ट कैसे करता है? टुगेदर एक्ट करेगा, मस्ट एक्ट टुगेदर। तो कंट्रोल तो तब आएगा जब मैं इंडिविजुअल कंट्रोल करूंगा, अपनी मर्जी से काम करूंगा। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो बंदों ने मिलकर काम कर लिया, वो कहते हैं चलो ठीक है, जब हमें कोई काम करना होगा आपस में बैठ के यस और नो करके इसको काम को करेंगे। If this is the case, no investor can direct the activities without the cooperation of the other, so no investor individual control the industry and it is not a subsidy। तो वो सब्सिडी नहीं हो सकती। वो कहते हैं सब्सिडी के लिए आपको इंडिविजुअल कंट्रोल चाहिए, आप किसी के साथ मिलकर कोऑपरेशन में कंट्रोल नहीं ले रहे। उसको क्या कहेंगे? वो कहेंगे अभी ज्वाइंट ऑपरेशन है, इसको आप IFRS 11 में जाकर डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। अब ये पावर की बात करता है कि पावर क्या होती है, वैसे हमने डिस्कस कर लिया पावर क्या होती है, हमें थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं पावर क्या होती है। कहता है ओनली सब्सटेंशियल राइट्स आर टेकन इनटू अकाउंट। वो कहता है सब्सटेंशियल राइट जो है वो टेकन इनटू अकाउंट करें। आप अब देखें, राइट दो तरह के होते हैं, एक होता है सब्सटेंशियल राइट और एक होता है प्रोटेक्टिव राइट्स। तो वो कहता है आपका जो राइट्स होने चाहिए वो सब्सटेंटिव होने चाहिए, वो प्रोटेक्टिव नहीं होने चाहिए। प्रोटेक्टिव क्या होते हैं मैं आपको बता, इसमें नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सब्सटेंटिव राइट्स का जिक्र कर रहा है। प्रोटेक्टिव राइट्स क्या होते हैं? प्रोटेक्टिव राइट ये होते हैं कि ABC 3 कंपनी है, ABC 3 पार्टनर है, ये तीनों मिलकर कंपनी बनाते हैं। ठीक है जी। अब वो जो C है उसको कहते हैं या तू 10% शेयर होल्डिंग ले ले। वो कहता है यार 10% शेयर होल्डिंग में तुम्हारा पार्टनर तो बच जाता हूँ, लेकिन होगा क्या? होगा ये कि तुम दोनों अपनी मनमानी करते रहोगे, मुझे तो कुछ मिलेगा ही नहीं, मेरे तो चलने वाले नहीं है, मैं 10% में क्या करूंगा? तो A और B इसको कहते हैं ओके ठीक है, हम ऐसा करेंगे कि जहां पे जो प्रॉब्लम वाले एरियाज हैं, फॉर एग्जांपल कि अगर कंपनी ने किसी को लोन देना है, अब वो लोन जो है वो अगर हमने मार्केट रेट से नीचे देना है तो उसमें हम तेरी राय जरूर लेंगे। अगर तू यस करेगा 100% हम यस करेंगे तभी हम वो लोन देंगे। तो ऐसे क्रिटिकल एरिया जहां पे हमें आपको लगे कि यार C ये सोचेगा यार कि यहाँ पे मेरे मेरे इंटरेस्ट के खिलाफ जा रहे हैं लोग, तो हम ऐसे केसेस में हम जो है हम तेरी राय जरूर लेंगे। ठीक है जी। तो ये उसको एक प्रोटेक्टिव राइट दिया है कि यार तू बिल्कुल परेशान ना हो, हम सारे काम अब खुद नहीं करेंगे, कुछ कामों में हम तेरी राय जरूर लेंगे, जब तक आप भी यस नहीं करोगे हम उसको काम को नहीं करेंगे। तो इसको बोलते हैं ये प्रोटेक्टिव राइट्स है। तो वो कहता है प्रोटेक्टिव राइट्स आपके पास भी चाहिए, आपके पास सब्सटेंटिव राइट होने चाहिए। वो क्या है? सब्सटेंटिव राइट्स आर राइट दैट एन इन्वेस्टर हैज द प्रैक्टिकल एबिलिटी टू एक्सरसाइज। ठीक है ना जी। तो प्रोटेक्टिव नहीं होना चाहिए, वो ऐसे राइट्स होने चाहिए जिसको वो एक्सरसाइज कर सके। Usually such rights must be correctly exercisable so that the entity is in the position to direct the relevant activities of the other entities. However, sometimes rights might be substantive even though they are not currently exercisable.
वो एग्जांपल देगा या क्लियर हो जाएगा एग्जांपल से आपको। कहता है एग्जांपल क्या है इसकी, एस लिमिटेड इज एन इंडस्ट्री कंपनी, policies over the relevant activities can be changed only at special or scheduled shareholding. This includes the approval of material sales of assets as well as the making and disposing of significant influence. तो वो कहता है कि आपको अगर कोई एसेट को सेल करना है या आप लोग को डिस्पोज ऑफ करना है, तो उसके लिए आपको एक शेयर होल्डर की मीटिंग कॉल करनी पड़ेगी। उस मीटिंग में ये आप डिसाइड कर सकते हैं आपने ये काम करना है कि नहीं करना। अब क्या कहता है कि एस लिमिटेड जो है holds annual shareholder meetings at which decisions to direct the relevant activities are made. The next secure meeting, shareholder meeting in 8 month। वो कहता है कि आप जो नेक्स्ट मीटिंग है वो 8 महीने के बाद होनी है। तो अब क्या करें? अब वो कहता है कि यहाँ पे ये क्या है कि अगर 5% वोटिंग राइट्स है, दरखास्त दे कि जनाब मीटिंग कॉल करो, तो मीटिंग जो है वो कॉल हो सकती है विद इन 30 डेज। तो अब कहता है एक्स लिमिटेड होल्ड्स अ मेजॉरिटी ऑफ वोटिंग इन एस आर दिस राइट्स आर सब्सिस्टेंट। तो क्या डेफिनेटली अगर मेरे पास 10% वोटिंग राइट्स हैं तो मैं मीटिंग कॉल कर सकता हूँ। तो मैं कह सकता हूँ यार ये सब्सटेंटिव्स है, मेरे पास सब्सटेंटिव राइट्स है, मैं मीटिंग कॉल कर सकता हूँ। मैंने जो है एसेट्स को सेल करना है, एसेट्स को डिस्पोज करना है, कोई मटेरियल ट्रांजैक्शन करनी है, उसके लिए मुझे शेयर होल्डर मीटिंग चाहिए। और एज पर जो उनका आर्टिकल है उसमें लिखा हुआ है कि आपको आपको कम से कम 5% वोटिंग राइट्स होने चाहिए, तो आप मीटिंग कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि आप इस आपके पास वोटिंग राइट जो है अगर 5% ज्यादा है तो आप उसको क्या करेंगे, मीटिंग कॉल कर सकते हैं। ओवर 30 डेज के अंदर जो है मीटिंग कॉल हो जाएगी, फिर आप अपने डिसीजन ले सकते हैं। कहता द राइट्स आर substances and S Limited is a subsidiary of X Limited. X Limited is able to make decisions about the directions of relevant activity when they need it to be made. The fact that it takes 30 days before it can exercise the voting rights does not stop it from the। वो कहता है कि आपको क्योंकि राइट्स हैं आपके पास यहाँ पे, तो आप उसको कहेंगे एक्स ने जो उसको कंट्रोल, एक्स जो है एस को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो बात वही हुई है कि आपके पास जो राइट्स होने चाहिए वो ऐसे होने चाहिए जिसको आप इंप्लीमेंट कर सके। अगर वो प्रोटेक्टिव हैं तो फिर वो आपका उसको आपको कंट्रोल नहीं आएगा, लेकिन वो सब्सटेंसेस है तो आपका कंट्रोल आ जाएगा। एक और एग्जांपल दे रहा है, बी लिमिटेड इज एन इन्वेस्टिंग कंपनी विद द सेम पैटर्न ऑफ एस। A Limited holds an options which is exercised would give its ownership shares within more than 50% of the voting rights of B. This option is exercisable 25 days and is deeply in money if is B Limited subsidiary of A। वो कहता है जनाब आपके पास 45 मोर देन 45% जो है आपका होल्डिंग आ जाएगी। ठीक है, और क्या है आपकी जो मीटिंग होगी, दिस ऑप्शन इज एक्सरसाइजेबल 25 डेज। तो 25 डेज के अंदर ये एक्सरसाइजेबल है। कहता द ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट इज अ सब्सटेंस दैट गिव्स ए लिमिटेड द करंट एबिलिटी टू ट्रैक द रेलेवेंट एक्टिविटीज ऑफ बी। तो यहाँ पे आप कहेंगे आपके पास कंट्रोल आ गया। ठीक है जी, अब वो बात करता है आपसे जनाब पेरेंट की। ऑल पेरेंट्स क्या है, एन एंटिटी दैट इज पेरेंट मस्ट प्रेजेंट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वो कहता है तमाम पेरेंट जो है वो आपकी जो है वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट CSF, इसको आप CSF भी बोलते हैं, सी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो वो हर पेरेंट तो है वो आपका क्या करेगा, वो CFS बनाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं। कुछ जो पेरेंट है वो चाहे तो वो कंसोलिडेशन ना करे। A parent need not present consolidated financial statements if and only if it meets all the following condition। तो तमाम कंडीशन आपको मेट करनी है, जितनी 1 2 3 4 5, ये 5 के 5 मेट करनी है। अगर इसमें से एक भी मिस होगी तो फिर आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, आपको कंसोलिडेशन करनी पड़ेगी। ठीक है जी, तो ये 5 कंडीशंस हैं। स्टैंडर्ड कह रहा है, ये IFRS 10 में दी हुई है, IFRS 10 कह रहा है यही आपको जो 5 कंडीशंस है वो IAS 28 में भी दी हुई है, दोनों सेम है। जब आप कंसोलिडेशन कर रहे हैं सब्सिडी की या कंसोलिडेशन कर रहे हैं आप जॉइंट वेंचर या एसोसिएट की, उसके अंदर ये एग्जम्पशंस है, ये ऑप्शनल है, ये कंपलसरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि मैं पांचों की पांचों पूरी करता हूं तो मुझे नहीं बनानी, मैं चाहूँ तो बना सकता हूँ। ठीक है जी, ऑप्शन दिए स्टैंडर्ड है कि आपको ये 5 कंडीशन मेट करते हैं। अब आपका ऑप्शन है, आप चाहे तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएं, आप चाहे तो सेपरेट बनाएं। ठीक है जी, अच्छा यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आपसे, मैं हम लोग बात कर रहे हैं सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं एक टच दे दूं
आपको पता तो है, लेकिन मैं एक थोड़ा सा आपको टच देता हूँ, जरा सुनिएगा मुझे। हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट 3 तरह की होती है। एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बोलते हैं इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक को बोलते हैं सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और एक को बोलते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये 3 तरह की फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, चौथी कोई नहीं होती। ठीक है जी। इसमें फर्क क्या है? इससे फर्क ये है कि इंडिविजुअल फाइनेंशियल में मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी कहती है इंडिविजुअल बनाऊंगा। क्यों बनाऊंगा? कि मैंने ना इन्वेस्टमेंट in सब्सिडी की हुई है, ना मैंने किसी एसोसिएट में इन्वेस्टमेंट की हुई है, ना मैंने किसी जॉइंट वेंचर में इन्वेस्टमेंट की हुई है। अगर तीनों में से किसी में भी मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई, तो मैं कहूंगा कि मेरी मेरी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। अगर इन तीनों में से किसी एक पे, या तीनों में, या दो में मैंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, फिर जब मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाऊंगा, तो वहां पे मैं एसेट में क्या शो करूंगा? मेरे एसेट साइड आ रही होगी ना, एसेट साइड। एसेट साइड में मैं कहूंगा इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट या जॉइंट वेंचर या सब्सिडीज। जब मैं इस तरह की स्टेटमेंट बनाऊंगा, सिर्फ मैं एक लाइन में लिखूंगा इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडीज, इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर। तो जब वो फाइनेंशियल, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो नाम दिया जाएगा, वो नाम दिया जाएगा सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो है आपकी इंडिविजुअली, लेकिन आपको हमने क्योंकि एक लाइन में हमने लिख दिया कि मैंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो वहां पे वो कहता है अब जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट का नाम चेंज करके उसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन जब मैं इसको कंसोलिडेट करूंगा, जब मैं ग्रुप की बनाऊंगा, जब मैं ग्रुप की बनाऊंगा एज ए ग्रुप, लाइन टू लाइन इसके चीजें ऐड करूंगा, तो फिर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी उसको मैं कहूंगा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। इसके अंदर मेरे एसेट्स भी है, मेरी सब्सिडी के एसेट्स भी है, मेरे एसोसिएट के एसेट भी है, मेरे जॉइंट वेंचर के भी एसेट्स है। ठीक है। जब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, वो उसमें सब्सिडी भी आ सकती है, उसमें जॉइंट वेंचर भी आ सकता है, उसके अंदर एसोसिएट भी आ सकता है। हम सब उठा के इकट्ठा कर लेंगे। लेकिन उसको कंसोलिडेट करने का तरीका क्या है? तरीका एसोसिएट और जॉइंट वेंचर का तरीका क्या है? इक्विटी मेथड है। उसको इक्विटी मेथड से हम जाके हमने देखेंगे, अब आगे इक्विटी मेथड पढ़ेंगे हम, तो हम देखेंगे इक्विटी मेथड से उसको कंसोलिडेट करना है। और जो सब्सिडी हमारी आएगी, सब्सिडी को हम कैसे करेंगे? सब्सिडी को हम करेंगे एक्विजिशन मेथड से। और वो कैसे करेंगे? वो हमारे 3 में दिया हुआ है। अब हम बात यहाँ पे ये कर रहे थे कि हमने ये देखना है कि हमने, जब पेरेंट जो है, अब जो पेरेंट है उसको देखो, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना बहुत आसान है। इसमें मैंने कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ जो इन्वेस्टमेंट एसोसिएट, जॉइंट वेंचर और सब्सिडी, उसमें से एक लाइन में देना है। फिक्स एसेट में एक लाइन देनी है, नॉन करंट एसेट में इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी। तो मैं क्या करूंगा? मुझे मुझे प्रेफरेबल ये है कि यार मैं सेपरेट ही बनाऊं। मैं क्यों जजमेंट में पढ़ूं? मैं कंसोलिडेशन करूं, इतनी मुश्किल बनाऊं? तो उसके लिए स्टैंडर्ड कहता है कि आप पेरेंट हैं। आप अगर पेरेंट है तो आप ये 5 कंडीशन मेट कर ले। अगर 5 कंडीशन मेट कर लेते हैं, तो आप जो है वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना बनाए, आप सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के भी जांच उड़ा लें। तो क्या है जी? कहता नंबर 1 क्या था? पेरेंट इटसेल्फ इज अ होली ओन्ड सब्सिडी ऑफ अ पेरेंट। वो कहता है कि जो पेरेंट जो है वो इटसेल्फ जो है होली ओन्ड सब्सिडी है वाई की। जैसा ये एक्स है, ये एक पेरेंट है, इसने आगे सब्सिडी एक्वायर की हुई है, तो ये इसका भी एक पेरेंट है वाई है। ये वाई क्या है? इसका पेरेंट है। अब एक्स किसका पेरेंट है? एक्स जो है ये भी पेरेंट है, ये इसका पेरेंट है एस एस का। लेकिन ये जो वाई है ये भी पेरेंट है, ये एक्स का पेरेंट है। तो ऐसी कंडीशन होनी चाहिए कि पेरेंट के ऊपर भी एक पेरेंट बैठा हो। उसके बाद अल्टरनेटिवली द पेरेंट एक्स इज अ पार्शियल ओन्ड सब्सिडी विद इट्स ओन। अब कहता है या तो इसकी 100% ओन हो। पहले पॉइंट में क्या कहता है? ये 100% ओन किया हुआ इसने। लेकिन दूसरे में कहता है कि 100% ओन नहीं है, तो ये पार्शियली ओन्ड हो। अब ये पार्शियली ओन होगी, तो द अदर ओनर्स ऑफ एक्स प्रिपेयर्ड टू अलाउ, तो वो कहता है फिर इसको परमिशन लेनी पड़ेगी उससे। अगर तो वो 100% ऑन्ड है तो उसको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो पार्शियली ऑन्ड है, तो फिर उसको तो राइटिंग में परमिशन लेनी पड़ेगी वाई से कि जनाब मैं कंसोलिडेशन नहीं करना चाहता, आप मुझे अलाउ करें, मैं सेपरेट बना लूं। ठीक है जी। तो पार्शियली ऑन्ड अगर होगी, तो फिर मुझे वाई से परमिशन लेनी पड़ेगी एक्स को कि जनाब मुझे अलाउ करें, मैं कंसोलिडेशन ना करूं, मैं सेपरेट बना लूं। परमिशन भी मिल गई आपको। अब क्या होगा? द पेरेंट डेट्स एंड इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स आर नॉट ट्रेडेड द पब्लिक। वो कहता है कि आपके डेट्स या इक्विटी जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड ना हो, या आपने क्या है उसके लिए दरखास्त भी ना दी हो, आपने एप्लीकेशन भी नहीं दी हुई कि आप मुझे रजिस्टर कर लो। एंड फाइनली क्या है? द पेरेंट्स ओन पेरेंट्स अल्टीमेट पेरेंट्स। वो कहता है कि ये जो अल्टीमेट पेरेंट वाई है, ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है।
तो तभी जो है एक्स को जो है वो ऑप्शन मिलेगी कि वो कंसोलिडेशन ना करे। ठीक है जी। तो ये 5 स्टेप्स क्या है? पहला स्टेप्स क्या है कि वो जो पेरेंट है, पेरेंट कौन है? एस है। एस किसकी पेरेंट है? एस की। तो इसकी भी एक पेरेंट होनी चाहिए। अगर तो वो 100% पेरेंट है तो ठीक है, अगर वो सब पार्शली ओन्ड है, वाई ने एक्स को पार्शली ओन्ड किया हुआ है, तो वो उससे परमिशन लेगा एक्स वाई वाई से कि सर मैं कंसोलिडेशन नहीं करना चाहता, मुझे परमिट कर दे। उसके बाद वो कहता है कि जो एक्स जो है उसके जो शेयर्स है वो स्टॉक्स में लिस्टेड ना हो, या उसने अगर कोई डिबेंचर इशू किए हुए हैं तो डिबेंचर जो जनरल पब्लिक में इशू ना की हो, या उसने 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 अप्लाई भी नहीं किया हो स्टॉक एक्सचेंज को, जनाब मुझे रजिस्टर कर लें। क्योंकि जो एप्लीकेशन देगा तो वो एक लंबा 5-6 महीने का प्रोसेस होता है, तो वो कहता है वो प्रोसेस में भी अभी नहीं घुसा हो। और फाइनली क्या कहता है? फाइनली वो कहता है जो वाई है वो एक्सेप्शन लेके ना बैठा हो कि उसका भी कोई पेरेंट है तो एक्सेप्शन लियो, तो वो तो कंसोलिडेशन बना रहा है। अल्टीमेट पेरेंट जो है वाई है, तो वो जो है वो कंसोलिडेशन कर रहा है। तो फिर इस सूरत में क्या होगा कि एक्स के पास ऑप्शन होगी, अभी भी ऑप्शन है, कंपल्सरी नहीं है, ऑप्शनल है, चाहो तो बनाओ चाहो तो ना बनाओ। ठीक है जी। तो ये एक्सेप्शन सी। सब्सिडी की बात कर रहा है, इसमें वैसे कोई बात नहीं है लिखने वाली। अच्छा जी, इन्वेस्टमेंट एंटिटीज, एक नया टॉपिक आया, इन्वेस्टमेंट एंटिटीज। ये क्या होता है? ये ऐसी एंटिटीज होती हैं कि मैंने एक कंपनी बनाई। मैंने किस लिए कंपनी बनाई? कि मैं डिफरेंट लोगों से पैसे लूंगा, वो पैसे जाके मैं किसी दूसरी कंपनी से के शेयर परचेज करूंगा। जब उस कंपनी के शेयर्स की मार्केट वैल्यू बढ़ेगी, मैं उस कंपनी के शेयर मार्केट में सेल करूंगा, और जो पैसे आएगा उस पैसे को मैं जो मेरे इन्वेस्टर हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। तो इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एंटिटीज है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड कहता है कि ये जो एंटिटीज होती है इनका काम क्या होता है कि शेयर परचेज करो और जब वैल्यू बढ़े बेच दो। इनका काम ये नहीं होता कि जनाब हमने शेयर परचेज कर लिया है, हमारी वोटिंग पावर जो है वो 100% हो गई है, हमने जो है वो 80% पावर ले ली है, शेयर होल्डिंग ले ली है, तो हम जाके उसके ऑपरेशन में इंटरफेयर करें। इनके पास इतना टाइम नहीं होता। इन लोगों ने एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट की होती है, इन्होंने जो है वो सैकड़ों के हिसाब से कंपनी में इन्वेस्टमेंट की होती है। इनका पर्पज सिर्फ इतना होता है कि जैसे मार्केट में शेयर बढ़े बेच दो। तो ये जस्ट ट्रेडिंग पर्पज के लिए काम करती है। तो स्टैंडर्ड कहता है कि ऐसी कंपनीज को कंसोलिडेशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। तो स्टैंडर्ड ने कहा नहीं, आप कंसोलिडेशन ना करें। आप क्या करें? आप जो है IFRS 9 में जाएं और वहां पर जाके आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को जो है वो बुक करें थ्रू P&L। जो भी आपका, जब आपके मार्केट की शेयर की वैल्यू बढ़ जाए आप P&L को चार्ज करें, जब कम हो जाए आप P&L को चार्ज करें। ठीक है जी। ये होती है आपकी इन्वेस्टमेंट एंटिटीज। पढ़ लेते हैं इसको। अंडर नॉर्मल रूल्स ए पेरेंट मस्ट कंसोलिडेट ऑल कंट्रोल एंटिटीज। तो नॉर्मल रूल तो ये है, तमाम कंट्रोलिंग एंटिटीज को किया जाएगा। अब जो ये आपकी इन्वेस्टमेंट एंटिटीज है, इसके अंदर जितने भी एंटिटीज है सबको कंट्रोल कर रहा है ये, लेकिन कंसोलिडेट यहाँ पे नहीं करेगा क्योंकि उसको एक्सेप्शन मिल गई है। हाउएवर an investment entity might take shares in another entity in order to obtain gain through dividends or capital appreciation। तो उसका पर्पस क्या है कि या डिविडेंड आएगा या इसकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी और सेल करके प्रॉफिट ले लेंगे। Not to become involved in the business of the entity. Furthermore, an investment entity might hold shares in adverse range of businesses is very difficult to settle। तो वो कहता है आपका बिजनेस ही नहीं है वो, आप जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हुई है उसका बिजनेस ही कुछ और है, तो आप उसको कैसे कंसोलिडेट करोगे? ठीक है। तो यहाँ पे उसको एग्जेप्शन दे दी गई कि आप कंसोलिडेशन ना करें। अब क्या करेंगे आप? कहता है इन्वेस्टमेंट एंटिटी मस्ट not consolidate the entities that is controlled, but it must measure them at fair value through P&L इन अकॉर्डेंस विद IFRS में। तो हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे, वहां पे देखेंगे कि इसमें जितना भी डिफरेंस आएगा, गेन लॉस जो भी आएगा, वो सारा का सारा हम किस में चार्ज करेंगे? P&L को चार्ज करेंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें एक और आइडिया देता हूँ, यहाँ पे देता हूँ जगह है। देखिए जी, अब एक कंपनी ये है, इसने क्या किया, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एंटिटी कंपनी बी है। ये कंपनी बी जो है ये इन्वेस्टमेंट एंटिटी है। इसका इन्वेस्टमेंट एंटिटी ने क्या किया, आगे इन्वेस्टमेंट कर ली। इसकी अपनी भी सब्सिडीज है, इसके पास भी सब्सिडीज है। अब यहाँ पे ये पेरेंट है, ये इन्वेस्टमेंट एंटिटी जो है पेरेंट है, उसके अगर नीचे 3 सब्सिडीज है, तो यहाँ इसके पास तो एक्सेप्शन आ गई। ये क्या करेगा? ये तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा, ये कंसोलिडेशन नहीं करेगा।
लेकिन ये जो कंपनी है, अब ये जो कंपनी है ये कंसोलिडेशन बनाएगी, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल बनाएगी। अब ये किस किस को कंसोलिडेट करेगी? तो ये एज ए पूरा ग्रुप है, ये क्या करेगा, ये ए बी S1 S1 S2 S2 S3 इस सबको जमा करके एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा ए। तो यहाँ पे सिर्फ बी के पास एग्जेम्पशन है, लेकिन जब बी जब ए में जाएगा तो वहां पे उसको कंसोलिडेट कर लेगा। ठीक है जी, चलिए जी आगे चलते हैं। इन्वेस्टमेंट भी हो गया हमारा। आगे आगे जो बिजनेस कॉम्बिनेशन IFRS 3 की बात करेंगे। बिजनेस की बात पहले कर चुके हैं, बिजनेस हमने पहले कह दिया हुआ बिजनेस क्या होता है। यहाँ पे हम बात करेंगे, इंट्रोडक्शन लेंगे इसका, एक्विजिशन मेथड लेंगे कि सब्सिडी को आपने कैसे एक्विजिशन करनी है, आपने गुडविल कैसे निकालनी है। ठीक है जी, आपने कॉस्ट कंसिडरेशन ट्रांसफर आपने कैसे करना है, जिसको आप परचेस कंसिडरेशन बोलते थे, और एक्विजिशन डेट, अमाउंट, एसेट्स एक्वायर्ड एंड लायबिलिटीज अज्यूम। तो आपने एक्विजिशन डेट पे एसेट्स को किस वैल्यू पे लेके आना है और लायबिलिटी को किस वैल्यू पे लेके आना है। ये सारी बातें जो है हम IFRS 3 में जो है वो करने वाले हैं अभी। आप ये ध्यान में रखिए कि अगर देखिए मैंने जो है वो एक्वायर्ड किया, मैंने एक मेरे पास कंट्रोल कब आया, मेरे पास कंट्रोल आया 30/9/2021 को। तो सिर्फ इस डेट पे ये स्टैंडर्ड लगेगा। अब फर्स्ट अक्टूबर 2021 को जो स्टैंडर्ड लगेगा वो लगेगा IFRS 10। तो ये जो स्टैंडर्ड है वो सिर्फ एक दिन का स्टैंडर्ड है, एक दिन ये स्टैंडर्ड लगता है और नेक्स्ट डे जो है आपका दूसरे स्टैंडर्ड में जाके फॉलो कर देते हैं। तो उसी दिन से जो आपने सारा काम करना है ना, उसी दिन आपने काम करना है। आपने देखना है कि किस किस वैल्यू पे एसेट्स आएंगे, किस वैल्यू पे लायबिलिटीज आएंगी, एक्विजिशन मेथड कैसे लगेगा। तो सारा काम जो है ये एक बड़ा क्रिटिकल स्टैंडर्ड है। IFRS 10 तो जो है वो जस्ट आपको प्रोसीजर बताता है कि आपने कंसोलिडेशन कैसे करनी है, लेकिन आपने अपने मेजरमेंट कैसे करनी है, आपने रिकॉग्निशन कैसे करनी है। आपने ये देखना है कि यार ये जो चीज आ रही है इसको मैं अपना एसेट बनाऊं या मैं इसको अपना एक्सपेंस बनाऊं, इसको मैं अपनी लायबिलिटी बनाऊं, इसको मैं अपनी इनकम बनाऊं, इसको मैं किस वैल्यू मेजरमेंट किस वैल्यू पे लेके आऊं। तो वो सारी चीजें जो है वो हमें IFRS 3 में डिस्कस करनी है। मेरे पास स्टेप्स कौन कौन से हैं, मैं किस स्टेप पे इसको कंसोलिडेट करूंगा, एक्विजिशन मेथड क्या है, अकाउंट कंसोलिडेशन एक्विजिशन मेथड होती है, एक्विजिशन मेथड क्या है, पूरा डेप्थ में इस स्टैंडर्ड में दिया हुआ है। तो ये बहुत लेंथी स्टैंडर्ड है, इसके अंदर आपको पूरी कंसोलिडेशन मिलेगी। उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेज जो है IFRS 10 पिक्चर में आ जाएगा, वो एक प्रोसीजरल स्टैंडर्ड है। वो आपको बस स्टेप बताता है, ये स्टेप करके आप जो है कंसोलिडेशन कर लो, लेकिन रिकॉग्निशन मेजरमेंट सब कुछ जो है वो आपको IFRS 3 में मिलती है। तो हम जो है उसको उस स्टैंडर्ड को जो है आप यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन में क्या कहता है, कहता है बिजनेस कॉम्बिनेशंस इज अ ट्रांजैक्शंस और अदर इवेंट्स इन व्हिच द एक्वायरर ऑब्टेन्स कंट्रोल ऑफ फंड और मोर बिजनेसेस। तो आप बिजनेस कॉम्बिनेशन क्या है कि आपने एक से ज्यादा बिजनेसेस को जो है एक्वायर्ड कर लिया। ए बिजनेस इज एन इंटीग्रेटेड सेट ऑफ एक्टिविटीज, सेट ऑफ एक्टिविटीज है, क्या है आपका प्रोसेस, एंड एसेट्स, ये क्या है आपका इनपुट, that is capable of being conducted and managed for the purpose of providing goods, services and customer gathering information। ये आपका क्या है आउटपुट। तो ये तीनों चीजें मिलेगी तो बिजनेस की डेफिनेशन बन जाएगी। ये हम लोग मैंने आपको स्टार्ट में थोड़ा सा डिस्कस कर दिया था कि इनपुट क्या है, प्रोसेस क्या है और आउटपुट क्या है। तो इसमें क्रिटिकल क्या चीज है, क्रिटिकल चीज इसमें प्रोसेस है। इनपुट तो आपने होटल की बिल्डिंग परचेस कर ली, इनपुट तो आपके पास आ गया, एसेट आपके पास आ गया। अब आप ये देखेंगे कि उसमें क्रिटिकल चीजें क्या थी। वो क्रिटिकल चीजें आपने अगर ली है तभी आपने बिजनेस लिया है। अगर आप कहते हैं यार मुझे इसका मैनेजमेंट स्टाफ नहीं चाहिए, मेरे पास अपना स्टाफ बहुत है, मैं अपना स्टाफ लाकर रख दूंगा। आप कहते हैं यार मुझे इसकी प्लानिंग नहीं चाहिए, मेरे पास सच्ची प्लानिंग है, मैं अपनी प्लानिंग कर लूंगा। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड कहता है यार आपने तो बिजनेस लिया ही नहीं है, आप तो एक बिल्डिंग लेके आ गए हो, बिल्डिंग लेके आओ, IS 16 में जाके बुक करो, बात खत्म करो, यहाँ पे कंसोलिडेशन में कहाँ घुसे हुए हो। बिजनेस तभी आएगा जब आप क्रिटिकल क्रिटिकल आइटम क्या है उसके अंदर, क्रिटिकल उसकी मैनेजमेंट है, उसकी स्ट्रेटेजीज हैं, उसकी प्लानिंग्स हैं, उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज है, उसके मैन पावर है, मैन पावर का दिमाग है, माइंड है। वो तो चीज आप ले नहीं रहे। तो आप तो सिर्फ एक होटल बिल्डिंग ले आए हो, तो ये बिल्डिंग है भाई, इसको IS 16 में जाकर डिस्कस करो, छोड़ दो यहाँ से, यहाँ पे नहीं रहना आपने। और यहाँ पे एक सच बात ये भी करता है कि यार देखो आपने इनपुट ले लिया,
आपने प्रोसेस पे ले लिया, आपको आउटपुट नहीं आ रहा, तो क्या बिजनेस नहीं है? कहता है बिजनेस है। हो सकता है बिफोर द टाइमिंग आपको आउटपुट एकदम ना मिले, मे भी आपको फ्यूचर में आउटपुट मिलना शुरू हो जाए। तो ऐसा इनपुट और ऐसा प्रोसेस जिसमें कैपेबिलिटी हो कि वो आउटपुट दे सके, फॉर द टाइमिंग नहीं दे रहा, तो उसको बिजनेस ही कहेंगे। तो आउटपुट मे और मे नॉट भी हो सकता है। अगर उसमें कैपेबिलिटी है, आपके पास इनपुट और प्रोसेस में कैपेबिलिटी है कि वो आउटपुट दे सकता है, तो आप आउटपुट कंपल्सरी नहीं है। आप तब भी आप कहोगे आउटपुट नहीं भी आ रहा तो बिजनेस है। ठीक है जी। आप क्वेश्चंस करेंगे तो मुझे और ज्यादा मजा आएगा। क्वेश्चंस मुझे बिल्कुल नहीं आ रहा है, आप लोग सुने ही जा रहे हैं मुझे। अच्छा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है जी? इट एस्टैब्लिश प्रिंसिपल्स एंड रिक्वायरमेंट फॉर द acquisitions and measurement of identify assets acquired, liabilities assumed and non-controlling interest in the acquiring। तो वो कहता है जो आप एक्वायरी से आप क्या लेके आ रहे हैं, अब जो बिजनेस आपने परचेज किया है उसमें क्या आ रहा है, उसमें उस कंपनी के एसेट्स होंगे, उसकी बैलेंस शीट बनी होगी ना, उस बैलेंस शीट में उसके एसेट्स होंगे, उसकी लाइबिलिटीज होंगी, उसका P&L होगा। उसमें आपका अगर 100% स्टेक नहीं है तो आपका अगर 90% स्टेक है तो 10% स्टेक किसी और का होगा, एनसीआई का होगा। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को हम एनसीआई बोलते हैं, तो एनसीआई का स्टेक भी उसके अंदर होगा। तो वो सारे प्रिंसिपल कहाँ हैं? वो सारे प्रिंसिपल यहाँ मौजूद है स्टैंडर्ड के अंदर। द एक्विजिशंस एंड मेजरमेंट ऑफ गुडविल या बार्गेन परचेज ऑप्शन, जिसको हम पहले कैपिटल रिजर्व्स बोलते थे, अब इसका नाम चेंज किया है। तो कैपिटल रिजर्व्स आपने कैसे निकालना है, आपने गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है, आपने डिस्क्लोजर कैसे देने हैं, तो ये सारी बातें जो है हम इस स्टैंडर्ड में डिस्कस करेंगे IFRS 3 में। अब वो बात करता है कॉमन कंट्रोल की। मैंने कहा था बात कॉमन कंट्रोल जो है वो जो है वो आउट ऑफ स्कोप है। तो अगर कॉमन कंट्रोल होगा, मैंने अभी बात की है, आप अपने अपनी ग्रुपिंग को रीस्ट्रक्चर कर लेते हैं। जब जब रीस्ट्रक्चर इस तरह करें कि होल्डिंग जो है अभी भी कंट्रोल जो है वो मेन पार्टी के पास ही रहे, तो वो कहता है ये रीस्ट्रक्चर आपने इस तरह कर लिया तो आपको आपको जो है आप अकॉर्डिंग जो है इस स्टैंडर्ड में नहीं होगी। उस पर इंटरेस्ट पुलिंग मेथड लगेगा, उस पर जो है वो एक्विजिशन मेथड नहीं लगेगा। तो इस वजह से सिर्फ कॉमन कंट्रोल को जो है इसको आउट ऑफ स्कोप किया हुआ। अब हम बात करेंगे एक्विजिशन मेथड की। कोई आपसे पूछे ना, इस सब्सिडी को मैंने कंसोलिडेट करना है, तो आप कहेंगे मैंने एक्विजिशन मेथड से इसको कंसोलिडेट करना है। एक्विजिशन मेथड क्या है? ये 4 स्टेप मॉडल है, 1 2 3 4। आप कहेंगे जी इसके अंदर 4 स्टेप आएंगे, जब 4 स्टेप आप कंबाइन करेंगे तो आप कहेंगे एक्विजिशन मेथड लग गया। जॉइंट वेंचर और एसोसिएट को कंसोलिडेट करते हैं इक्विटी मेथड से। इक्विटी मेथड की बात अभी नहीं कर रहा, अभी आपसे बात कर रहा है एक्विजिशन मेथड की। तो सिर्फ सब्सिडीज जो है उस पर ये मेथड लगता है। सब्सिडी को हमेशा कैसे कंसोलिडेट किया जाएगा, उसको आप एक्विजिशन मेथड से करेंगे। वो क्या मेथड है? पहले वो कहता है कि आइडेंटिफाई करें आप एक्वायरर। अब देखें कि एक्वायर्ड किसने किया है, उसको आइडेंटिफाई करो कि ये एक्वायरर है। अब ए है, ए ने इसको कैश दिया बी को, तो यहाँ पर डेफिनेटली एक्वायरर यही है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें ऐसे क्या बात है कि वो पहला पॉइंट ये बता दिया है कि उसने कि वो उसको देखो कि एक्वायरर कौन है। तो इसके अंदर क्या चीज क्रिटिकल है कि आपको पहले देखना पड़ेगा ए एक्वायरर है कि बी एक्वायरर है। तो वो क्या है, पहले स्टेप में हम देखेंगे डिटेल में कि ये एक्वायरर कौन है। उसके बाद कहता है कि आइडेंटिफाई द एक्विजिशन डेट। अब देखिए किस डेट को आपको एक्वायर हुआ। नॉर्मली आप जिस डेट को कैश देते हैं तभी आपके पास कंट्रोल आता है, तो उसी डेट को आप कहते हैं डेट ऑफ एक्विजिशन है। लेकिन बाज़ का होता है कि आपके पास कंट्रोल पहले आ जाता है, ठीक है ना जी, और पेमेंट आप बाद में करते हैं। तो आप कहेंगे कि आपको जिस डेट का कंट्रोल आया है उस डेट को आप बोलेंगे डेट ऑफ एक्विजिशन। फिर बात करेगा कि रिकॉग्निशन है द आइडेंटिफाइड एसेट्स एक्वायर्ड लायबिलिटीज अज्यूम्स एंड, कि आप उसको बताएं कि आपने कैसे रिकॉग्नाइज करना है, किस वैल्यू पे लेके आना है आपने। अगर उस मैंने मेरी सब्सिडी है उसके पास बिल्डिंग है, तो उस बिल्डिंग को मैं लाके मैं कहाँ रखूंगा? मैं बिल्डिंग में रखूंगा कि मैं प्लांट एंड मशीनरी में रखूंगा कि मैं फर्नीचर फिक्चर में रखूंगा? कहाँ रखूंगा उसको? अपनी बिल्डिंग में रखूंगा। किस वैल्यू पे लेके आऊंगा? बिल्डिंग वहां उसकी वैल्यू 1 रुपया है, तो क्या मुझे अपनी अपनी बुक्स में 1 रुपये में दिखाना है? जब पूरी बिल्डिंग है, हो सकता है वो बिल्डिंग 1 बिलियन की हो, लेकिन उसके पास 1 रुपये की आ रही है, तो मैं उसको 1 बिलियन पे लेके आऊंगा। ठीक है ना जी। तो मेजरमेंट कैसे करनी है आपने, किस वैल्यू पे लेके आना है आपने, तो वो यहाँ पे आपने डिसाइड करना है। तीसरे स्टेप में आप ये डिसाइड करेंगे कि किस चीज को कहाँ पे लाके रखना है और किस वैल्यू पे लाके रखना है। एंड फाइनली हम देखेंगे रिकॉग्नाइज द गुडविल और कैपिटल रिजर्व्स का आपने कैसे निकालना है।
इसकी वर्किंग सारी हमें यहाँ पे दी होगी। तो पहला स्टेप हम करते हैं जनाब। पहला स्टेप क्या है कि वो कहता है आइडेंटिफाई करें आप एक्वायरर को। आप देखिए एक्वायरर क्या है, तो मैंने कहा यार बड़ा सिंपल सा लग रहा था ये कि जिसने जिसने एक्वायर किया, जो कैश दे रहा है या जो अपने अपने शेयर्स दे रहा है या जो डिबेंचर दे रहा है, कि भाई ये पकड़ो और अपनी चीजें मुझे दे दो, अपना शेयर्स मुझे दे दो, अपनी बिल्डिंग मुझे दे दो, अपनी फैक्ट्री मुझे दे दो। तो सिंपल है। इसमें प्रॉब्लम क्या है? वो कहता है प्रॉब्लम है इसके अंदर। इट माइट बी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई एन एक्वायरर। भी क्यों डिफरेंट है, डिफिकल्ट है? कहते हैं कि बात को क्या होता है, द एक्वायरर इज यूजुअली द कंबाइनिंग एंटिटी हुज रेलेवेंट साइज सिग्निफिकेंटली ग्रेटर देन अदर। अब क्या हुआ, ए कंपनी और बी कंपनी मर्ज हुए, इन्होंने कहा ए बी कंपनी बना लेते हैं। अब ए बी कंपनी जो है उसने कहा जनाब शेयर जो है वो 50-50 होगा हमारा, इसके 50% शेयर ए के पास होंगे, 50% शेयर बी के पास होंगे। अब यहाँ पे वो कहता है एक्वायरर कौन है भाई, दोनों के पास तो बराबर के शेयर है। तो वो कहता है कि यहाँ पे आपने क्या देखना है, आपने इसका रेलेवेंट साइज देखना है। रेलेवेंट साइज आप कैसे देखेंगे? अब ए जो है इसका जो शेयर मार्केट में है वो 100 रुपए का एक शेयर है, लेकिन जो बी है इसका शेयर मार्केट जो है वो 75 रुपए का है। स्टैंडर्ड कहता है आप देखो साइज किसका बड़ा है, साइज तो ए का बड़ा है, होल्डिंग तो बराबर है लेकिन साइज ए का बड़ा है, ए की मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा है, 100 रुपए है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि ए जो है ए एक्वायरर है। ठीक है जी। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड में गाइडेंस क्या देता है, स्टैंडर्ड कहता है यहाँ पे आप कहेंगे ए एक्वायरर है। आप इस होल्डिंग पे जाएं तो आपको आप कंफ्यूज हो जाएंगे एक्वायरर कौन है, ए के बी है, दोनों के पास 50-50% है। लेकिन रेलेवेंट साइज पे आप जाएंगे तो पता लगेगा कि ए एक्वायरर है, ए की मार्केट वैल्यू शेयर की है वो ज्यादा है। इन बिजनेस कॉम्बिनेशंस affected by transferring cash, other assets or by incurring liabilities, the acquirer is usually entity that makes the transfer of income the liability। कहता है अगर आपने कैश दी के परचेस किया है तो जो बंदा कैश दे रहा है वो एक्वायरर है, या आपने लाइबिलिटी टेक ओवर कर ली उसकी तो जो लाइबिलिटी टेक ओवर कर रहा है वो एक्वायरर है। अब यहाँ बात करता है, ये कहता है इन बिजनेस कॉम्बिनेशंस affected by exchange of equity interest। लेकिन अगर आपने अपनी कंपनी के शेयर दे दिए, कैश दिया, बात समझ में आई, आपने उसकी लायबिलिटी ले ली, बात समझ में आई, लेकिन आपने अपनी कंपनी के शेयर दे दिए उसको, तो फिर क्या हुआ? कहता द एक्वायरर इज यूजुअली द एंटिटी दैट इशू इक्विटी। तो जो बंदा इक्विटी इशू कर रहा है वो नॉर्मली वही एक्वायरर है, लेकिन however in a reverse acquisitions the issuing entity is the acquiring। वो कहता है रिवर्स एक्विजिशन अगर हो जाए तो जो इशूइंग एंटिटी है वो एक्वायरर ही होता है, वो एक्वायरी हो जाता है। कैसे? देखो जी, ये ए है, इसने क्या किया, इसने एक्वायर्ड किया बी को। ए ने बी को एक्वायर्ड किया। अब ए जो है इसकी बुक बैलेंस शीट बनी हुई है, बैलेंस शीट में इसका कैपिटल कितना है, इसका पेड अप कैपिटल कितना है, पेड अप कैपिटल कितना है इसका, 1,00,000 शेयर है, इसने 1,00,000 शेयर ऑलरेडी मार्केट में इशू किए हुए। अब इसने ए बी को एक्वायर्ड कर लिया, बी को एक्वायर्ड कर लिया तो इसने कहा बी को मैं बी को शेयर इशू करूंगा, मैं बी को शेयर इशू करूंगा। इसके पास ऑलरेडी इसने शेयर कितने इशू किए हुए हैं, इसके पास जो 1,00,000 शेयर ऑलरेडी इशू है, इसने क्या किया, इसने बी को जो है 2,00,000 शेयर इशू कर दिए। अब इसका टोटल कैपिटल कितना हो गया, 2,00,000 इसने और इशू कर दिया, इसका टोटल कैपिटल कितना हो गया, 3,00,000 शेयर हो गया। अब 3,00,000 में देखें कि 2,00,000 तो बी के पास है, इसका मतलब क्या हुआ कि बी के पास कितनी होल्डिंग आ गई, बी के पास जो है वो 1/2 होल्डिंग आ गई, जब कल 75% होल्डिंग आ गई, 66.33 मे बी 2/3 1/4 हो गई, तो 66.7%। अब क्या होगा, जब इनकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग होगी तो 20 साहब पहुंच जाएंगे, अपने बंदे लेके, लो जी मेरे बंदे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठ कर लो। तो हुआ क्या कि एक्वायर तो ए ने किया था, लेकिन जब उसकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग हुई तो बी ने जाके अपने डायरेक्टर को करा दिया उधर, तो चार्ज किसका हो गया, एक्चुअली क्या हुआ, बी ए को क्वाइट कर गया, उसने बी के डायरेक्टर सारे निकाल दिया, अपने डायरेक्टर लाके अपॉइंट करा लिए।
अब बी ए को कंट्रोल कर रहा है, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड कहता है अब एक्वायरर कौन है, एक्वायरर जो है वो आपका ए बी है। अब ये स्टैंडर्ड लगेगा ना, ये स्टैंडर्ड बी पे लगेगा। अब बी जो है वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा और ए उसकी सब्सिडी है, ए सब्सिडी बन जाएगी और बी जो है वो पेरेंट बन जाएगा। तो इसको बोलते हैं अब रिवर्स एक्विजिशन है, लेकिन ये बहुत रियल केसेस में होती है। ठीक है जी, तो यहाँ पे भी आपको देखना पड़ेगा एक्वायरर कौन है, और एक्वायरर को हम क्यों तलाश कर रहे हैं, इसलिए तलाश कर रहे हैं कि जो अकाउंटिंग है, जो स्टैंडर्ड्स है वो एक्वायरर पे लगता है। कंसोलिडेशन एक्वायरर करेगा, एक्वायरर जो है वो पेरेंट है। ठीक है जी। Also note that Rukara is usually the entity, कौन सी entity whose owners have the largest portions of voting rights in the combining entity। तो जिसके पास more than 50% voting right है वो आपका पेरेंट है या acquirer है। Whose owners have the ability to determine the composition of governing bodies of the combining entity। जो गवर्न कर रही बॉडी, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ज्यादा है। Whose former management dominates the management of the combined entity that pays the premium over the pre-combinations fair value इक्विटी इंटरेस्ट ऑफ द अदर। तो ये आपके पास इंडिकेशंस है जो आपको बता रहे हैं कि आपका एक्वायरर कौन है, और जो आपका एक्वायरर है वही आपका पेरेंट है। सेकंड बात वो करता है कि आप देखेंगे डेट ऑफ जो है एक्विजिशन डेट क्या है, जिस जो डेट ऑफ एक्विजिशन होगी उसी डेट पे जो है वो आपका ये स्टैंडर्ड आईएफएस 3 लगेगा। तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली क्या होता है कि द एक्विजिशन इज द डेट ऑन विच द एक्वायरर इफेक्टिवली obtain कंट्रोल ऑफ द एक्वायरी। डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ कंसिडरेशन नॉर्मली क्या होता है, जिस दिन आप पैसा देते हो उसी डेट को आप कहते हो डेट ऑफ एक्विजिशन है, उसी डेट का आपको कंट्रोल आता है। बट माइट बी बिफोर और आफ्टर दिस डेट डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टेंसेस। तो ये डेट आगे भी हो सकती है, पीछे भी हो सकती है। उन्होंने एग्जांपल आपको दी हुई है, एग्जांपल यहाँ पे नहीं दी हुई। अच्छा, एग्जांपल इसकी ये है कि मैंने एक चीज एक्वायर्ड की, मैंने एक्वायर्ड कब किया, मैंने कहा 1 जनवरी 2021 को जो है मैंने एक मेरी एग्रीमेंट हो गया। मैंने कहा जनाब मैं आपको पेमेंट कब करूंगा, मैं आपको पेमेंट करूंगा 31 मार्च को। तो इसका मतलब क्या हुआ, जिस दिन पेमेंट करूंगा उस दिन एक्विजिशन होगी। लेकिन बीच में क्या हुआ, यहाँ पे फरवरी में क्या हुआ, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हुई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हुई जहाँ पे उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करने थे। तो उन्होंने कहा यार आपने परचेस तो कर ही लिया कंपनी, तो आप अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करा लो। तो मैंने क्या किया, फरवरी में मैंने अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा कंट्रोल आ गया। तो ये रियल सर्कमस्टेंसेस हैं कि आपका कंट्रोल जो है वो आपकी पेमेंट से पहले आ जाता है। तो जैसे मेरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फरवरी में अपॉइंट होंगे मेरा कंपनी पे कंट्रोल आ जाएगा। तो मैं ये कहूंगा कि मेरा कंट्रोल जो है, मेरी डेट ऑफ एक्विजिशन जो है वो फरवरी में कहीं पे है। वो डेट ऑफ पेमेंट मेरी एक्विजिशन जो है वो नहीं है, मेरी डेट कब है, जब मेरा कंट्रोल आया। ठीक है जी। तो कंट्रोल जो है वो कह रहा है कि वो जब कैश पेमेंट होती है तभी आता है, लेकिन कुछ रेयर सर्कमस्टेंसेस में क्या होता है पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है। अभी बात करता है आपसे गुडविल की। IFRS is largely about the calculation of goodwill. गुडविल कैसे कैलकुलेट करेगा जी? गुडविल एन एसेट रिप्रेजेंटिंग द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम द अदर एसेट्स एक्वायर्ड इन द बिजनेस कॉम्बिनेशंस दैट आर नॉट इंडिविजुअली आइडेंटिफाइबल एंड सेपरेटली। या आप कह लें इंटेंजिबल एसेट्स की बात कर रहा है कि वो जनरल इंटेंजिबल एसेट्स जो आपने एक्वायर्ड कर लिए हैं तो वो आपकी गुडविल है। उसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? वो कहता है आप क्या करेंगे, आप कहेंगे परचेज कंसिडरेशन क्या है, कंसिडरेशन ट्रांसफर क्या है, जो आप परचेज कंसिडरेशन आप कभी कैलकुलेट करते हैं ना वही है ये। सबसे पहले कहना है आपने क्या परचेज कंसिडरेशन आप उसको कितना दे रहे हैं, कितना पैसा आपको देना चाहते हैं। तो अगर आपने पैसे देना है उसमें आपका एनसीआई कितना है, उन दोनों को जमा कर लें आप, तो टोटल आपकी वैल्यू आ जाएगी कि आप कितना वैल्यू पे कर रहे हैं। उसमें से आपका नेट एसेट आइडेंटिफाइड नेट एसेट्स कितना एसेट आपके पास आया है वो आप इससे माइनस कर दें, तो आप कहेंगे जो आपने एक्स्ट्रा पे किया है वो आपकी गुडविल है। तो ये गुडविल निकालने का फॉर्मूला है। जितने भी इसके हम न्यूमेरिकल करेंगे सबके अंदर यही फॉर्मूला लगेगा। जब भी आप गुडविल कैलकुलेट करेंगे आप इसी फॉर्मूले से करेंगे। और गुडविल जो है हमेशा डेट ऑफ एक्विजिशन में ही कैलकुलेट होगी, इसके बाद गुडविल कभी भी कैलकुलेट नहीं होगी। ठीक है जी। तो जिस दिन मैं रिक्वायर्ड कर रहा हूँ उसी दिन मैं गुडविल कैलकुलेट करूंगा, वेरी नेक्स्ट डे मैं गुडविल कैलकुलेट ही करूंगा।
और गुडविल कभी भी जो है, अभी मैंने गुडविल मैंने एक्विजिशन डेट में कहा गुडविल 100 है, तो ये कभी भी 110 नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि IAS 20, अगर मैं अब बात करें IAS 36 की, इंटेंजिबल एसेट्स, तो वहां पे वो क्या कहता है, वो आपको ये कह रहा है IAS 38 है, 36 इम्पेयरमेंट है। IAS 38 आपको कहता है कि कोई भी बंदा अपनी इंटरनल जनरेटेड गुडविल को जो है वो शो नहीं कर सकता अपनी बुक्स में। तो जब मैं दूसरे बंदे की गुडविल लेके आऊंगा वो फिर मेरी इंटरनल हो जाएगी, तो मैं उसको बाद में इनहांस नहीं कर सकता। तो मैं क्या करूंगा, गुडविल जब आएगी उसको हमेशा इम्पेयर करूंगा। इम्पेयर क्या करूंगा, मैं उसको IAS 36 पे जाके इम्पेयर करूंगा। तो IAS 36 से सारे रूल लगा के मैं उसको इम्पेयर करूंगा, लेकिन वो कभी वैल्यू बढ़ेगी नहीं, हमेशा वैल्यू कम ही कम होती जाएगी। ठीक है जी। एक एक्सेप्शनल केस है यहाँ पे, वो कहता है कि अगर आपको एक 12 महीने की विंडो है, उस 12 महीने के अंदर अंदर अगर आपको पता लगे कि यार कुछ एसेट जो है हमारे वो प्रॉपर बुक नहीं हुए थे, डेट ऑफ एक्विजिशन के पर मैंने जो रिसीवर्स बुक किए वो एक्चुअल रिसीवर्स नहीं थे, एक्चुअल रिसीवर कम थे मेरे, तो इस तरह के एडजस्टमेंट्स आ गएंगे। आपकी लाइब्रेरी जो थी, कुछ लाइब्रेरी आपकी स्किप हो गई, जो एग्जिस्ट कर रही थी आपको पता नहीं थी। तो अगर आपको इस तरह की पक्की इन्फॉर्मेशन है तो फिर आप उसका दूसरा इफेक्ट जो है वो गुडविल में डाल के गुडविल को चेंज कर सकते हैं, लेकिन 12 महीने के बाद ये भी नहीं कर सकते आप। तो ये एक एक्सेप्शनल केस है। एक उसने 12 महीने की विंडो दी हुई है कि अगर इस विंडो में आपको कुछ पता चलता है कि डेट ऑफ एक्विजिशन पे या उससे पहले कोई एक ऐसा इवेंट हुआ होता जो आपकी रिपोर्ट में नहीं आया, जो आपको बाद में रिपोर्ट में आया, एक्विजिशन के बाद आपको रिपोर्ट हुआ, तो उसको भी उसका इफेक्ट डाल देंगे, और उसका दूसरा इफेक्ट जो है वो आपकी गुडविल में जाके इफेक्ट करेगा। ठीक है जी। तो ये एक एक्सेप्शन है। अदरवाइज क्या होगा, गुडविल जो एकदम कैलकुलेट हो जाएगी, बस वही चलती रहेगी, उसमें कोई जो है आप उसको इंक्रीज डिक्रीज नहीं करेंगे। हाँ, इम्पेयरमेंट उसमें आएगी, इम्पेयरमेंट के लिए उसके हम IAS 36 लगाएंगे। कहता है नॉन कोटिंग इंटरेस्ट मे बी स्टेटेड एट आइदर। अब वो कहता है जो NCI है वो कैसे निकालेंगे आप, कहता है द प्रोपोर्शनल शेयर्स ऑफ आइडेंटिफाइड नेट एसेट्स एक्वायर्ड एंड लायबिलिटीज अज्यूम्ड और फुल वैल्यू ऑफ बिजनेस। या तो आपने एसेट्स जो लिए, ठीक है जी, और जो लायबिलिटी आपने ली उनको नेट करके आप देखें कितना आया, उस पे आप गुडविल की रेशियो NCI की रेशियो लगा दें, या आप पूरे बिजनेस की वैल्यू निकालें। देखिए जी, आप देखें एक्वायर्ड, आइडेंटिफाई एसेट, आइडेंटिफाई का वर्ड यूज कर रहा है। आइडेंटिफाई कौन से एसेट होंगे, ये लैपटॉप आइडेंटिफाई है, मैं लेके आ रहा हूँ, ये बिल्डिंग मैंने ली है आइडेंटिफाई है, लेकिन जो ब्रांड है, ब्रांड तो आइडेंटिफाई नहीं है ना, वो इसमें शामिल नहीं है। तो वो कहता है कि जब आप इसका ब्रांड भी शामिल कर लोगे तो वो फुल वैल्यू मेथड बन जाएगा। अगर आप सिर्फ उन एसेट्स की वैल्यू ला रहे हो, उन एसेट्स की वैल्यू हमने दी जो आइडेंटिफाई एसेट्स हैं, उस पे जो आपने गुडविल निकाली है उसको बोलेंगे कि ये प्रोपोर्शनल शेयर ऑफ NCI है। लेकिन आप फुल वैल्यू ऑफ बिजनेस ले आएंगे, आप कहेंगे इसमें ब्रांड की वैल्यू भी ऐड करो। एप्पल का बहुत बड़ा ब्रांड है, वो कहते हैं मेरे एसेट्स तो मेरे 1 लाख के हैं, तो 1 लाख पे तो NCI नहीं निकलेगा ना। अब NCI अगर 10% उसमें NCI है तो वो कहेगा 1 लाख का 10% NCI हो गया, नहीं, वो कहेंगे भाई ये 10 लाख के तो सब एसेट्स हैं, और जो इसका ब्रांड है, ब्रांड तो इसका 50 करोड़ का है, तो 50 करोड़ पर परसेंटेज निकाल के NCI निकालेगा, तो उसको बोलेंगे फुल वैल्यू मेथड। तो पूरे बिजनेस की वैल्यू जो होगी उस पर जो आप NCI निकालेंगे उसको बोलेंगे आप फेयर वैल्यू एज द डेट ऑफ एक्विजिशन, फुल वैल्यू मेथड इसको आप कह सकते हैं। और दूसरे को आप कहेंगे पार्शियल वैल्यू मेथड। तो ये आप उसको फुल वैल्यू और पार्शियल वैल्यू का लफ्ज भी जो है हम यूज करते हैं। ठीक है जी। तो 2 तरीकों से आप NCI निकाल सकते हैं, चाहे आप पार्शियल पे निकाल लें या फुल पे निकाल लें। As I give the guidance on cost of business combinations, ये सारी बातें हमने पहले कर ली हुई। अब बात करेगा आपसे परचेज कंसिडरेशन की, आपने PC कैसे बनाना है। जो आप कंसिडरेशन ट्रांसफर कर रहे हैं, जो PC है, उस PC की बात करेंगे और PC कैसे बनेगा। IFCC state that the purchase considerations for the acquisitions business combination is the sum of, इसका सम क्या है, वो आपका PC है। क्या है जी, the fair value at the acquisition date of the assets transfers by acquirer such as cash। तो वो जो कैश देगा, वो कैश जो है उसमें आप क्या ऐड करेंगे, द लायबिलिटी इंकर्ड बाय द एक्वायरर और फार्मर, जो आपने लायबिलिटी रिकवर की है, ठीक है जी, उसके लायबिलिटी उसमें माइनस कर दें आप, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट जो आप उसको दे रहे हैं उसको ऐड कर लें। तो आप उसको कैश दे रहे हैं,
आप उसको इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं, इक्विटी शेयर्स आप किस पर वैल्यू देंगे, एक्सचेंज कंट्रोल ऑफ द एक्वायरी। तो आपने जो इक्विटी शेयर्स को दिया है, जो आपने उसको कैश दिया है, जो आपने उसकी लायबिलिटी टेकअप की है, तीनों को जमा कर लें आप, तो अब जमा करके जो वैल्यू बनेगी उसको बोलेंगे परचेज कंसिडरेशन। इतने अमाउंट हमने पे करके उसका बिजनेस टेकओवर किया। द परचेज कंसिडरेशंस पीसी may include some deferred consideration। वो कहते हैं इसमें कुछ डेफर्ड कंसिडरेशन भी हो जाती है। ये तो एक बात तो ये परचेज कंसिडरेशन की, इसके अलावा कुछ आपका डेफर्ड कंसिडरेशन भी आ जाती है। ऐसी कंसिडरेशन जो डेफर्ड होगी, जो हमने आज पे नहीं करनी, आपने 2 साल बाद पे करनी। डेफर्ड का मतलब क्या हुआ कि मैं आज पे नहीं कर रहा, मैं 2 साल बाद पे करता हूँ, मैं 4 साल बाद पे करता हूँ, मैं 3 साल बाद पे करता हूँ, वो डेफर्ड हो गई, बाद में पे करूंगा। वो क्या है, वो इसका पार्ट नहीं है, इसके अलावा है। ये जो मैंने 3 चीजें की ना, कैश, लायबिलिटी और इक्विटी, इसके अलावा क्या है, इसके अलावा कुछ ऐसी पेमेंट भी है जो मैं आज नहीं कर रहा, मैं कब करूंगा, मैं फ्यूचर में करूंगा। वो क्या है, when the acquirer issues ordinary shares as part of the purchase considerations and the shares are quoted equity instruments, they are normally valued at the market price at the date of acquisitions for the purpose of bearing the consideration। ये बात कर गया, ये बात करके ये आपके जो शेयर्स की बात करके आपसे उसकी बात कर रहा है। when the ordinary share, जब ordinary share आप इशू करेंगे, इसकी बात कर रहा है। तो आप क्या करेंगे, जिस डेट पे आप इशू कर रहे हैं उस डेट के मार्केट प्राइस पे इशू करेंगे। ठीक है जी। If the consideration include assets and liabilities of the acquirer that have carrying amount that differ from the fair value at the acquisition date, for example, non-monetary assets, these are revalued with gain and losses taken to P&L। वो कहता है अगर उसकी वैल्यू चेंज हो गई, आपने कैरिंग अमाउंट कुछ और है, मार्केट वैल्यू कुछ और है, और आप उसको दे रहे हैं एज ए बार्टर सिस्टम, तो आप उसको फेयर वैल्यू पे जो है वो मॉनिटर करेंगे। अब वो बात करता है आपसे, बात का कंसिडरेशंस इंक्लूड any assets or liability resulting from contingent consideration। contingent consideration जो है ये भी इसका पार्ट है। तो एक आपने बात करनी है पीसी की, इसमें आपने ऐड क्या करना है, इसमें आपने ऐड करना है डेफर्ड कंसिडरेशन। और तीसरी चीज इसके अंदर क्या बात कर रहा है वो, तीसरी चीज बात कर रहा है कंटीजेंट कंसिडरेशन। ये भी आपकी जो है कंटीजेंट कंसिडरेशन जो है ये कंटीजेंट कंसिडरेशन, ये भी आपका पार्ट ऑफ पीसी बनेगा। देखिए पीसी में दिया नहीं होता है, पीसी से अलग है, आप अलग देखेंगे कोई डेफर्ड कंसिडरेशन तो नहीं है, कोई कंटीजेंट कंसिडरेशन तो नहीं है, वो आप देख रहे हैं। तो कंटीजेंट कंसिडरेशन क्या होता है, कहता है कि डिपेंड्स ऑन द फ्यूचर इवेंट्स, ये फ्यूचर इवेंट्स पे डिपेंड करता है। मैंने आपको फ्यूचर में कुछ देना है, क्यों देना है, इसलिए देना है। फॉर एग्जाम्पल एन एक्वायरर कुड एग्री टू पे एन एडिशनल अमाउंट इफ द एक्वायर्ड सब्सिडी प्रॉफिट एक्सीड ए सर्टेन लेवल विद इन 3 years ऑफ एक्विजिशन। उसे कहा जाएगा 3 साल के अंदर अंदर आपका प्रॉफिट 1 मिलियन बढ़ गया, 1 मिलियन से ज्यादा हो गया, तो मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा। तो ये क्या है, ये डिपेंड करता है कि आपका प्रॉफिट ना बढ़े तो नहीं दूंगा। तो ये कंटीजेंट कंसिडरेशन है, ये आपको कब पता चलेगी, ये 3 साल के बाद पता चलेगी कि मैंने देने है कि नहीं देने। लेकिन स्टैंडर्ड कहता है आप इसको आज ही ऐड कर लो। आप देखो कि ये जो कंटीजेंट कंसिडरेशन है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, आपका तो यार 50% 40% चांस है कि ये अचीव कर लेगा टारगेट। तो आप क्या करोगे, आप जो टोटल वैल्यू है जब 5 लाख देने हैं उसका 40% के हिसाब से आप परचेज कंसिडरेशन आप बुक कर लो आज। ठीक है जी। इन दिस सिचुएशन सच दिस द कंटीजेंट पेमेंट शुड बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ कॉम्बिनेशन। तो वो कहता है पीसी में ऐड कर दो। अभी 3 साल के बाद आपने देना है, लेकिन प्रोबेबिलिटी है कि 40% देना पड़ेगा, तो आप 40% लेके उसको ऐड कर दो। डिस्काउंटेड उसको कहता है डिस्काउंट करके लेके आओ, क्योंकि ये जो फिगर आपने ली है 40%, ये आपने क्या लिया 3 साल के बाद की फिगर ली है, उसको आप क्या आज प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आओ, उसको ऐड कर लो। Under IFRS 2 rule, contingent considerations must be recognized as fair value at acquisitions, even if it is not probable that the consideration will actually be। वो कहता है प्रोबेबल नहीं भी है तभी आपको बुक तो करने करना, आपको आपका एस्टिमेट तो लेना है कि कितने % देना पड़ेगा आपको, उतना आप बुक करो इसको। कहता है जनाब कंटीजेंट consider include any assets and liability from contingent considerations arrangement recording at acquisition date at fair value and classified as liability or equity
ऑन द बेसिस ऑफ गाइडेंस ऑफ IAS 32। तो IAS 32 जो है वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है, वहां पे आप उसको देख लें कि ये आपकी लायबिलिटी बनेगी, ये आपका एसेट बनेगा। ठीक है, वो हम वहाँ पे कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में डिस्कस करेंगे कि वो हमें बताएगा कि इस तरह की सिचुएशन में आपने क्या करना है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है, वो हमेशा पीएनओ को चार्ज करेंगे, वो आपका जो है वो कभी कैपिटलाइज नहीं होगा। ठीक है जी, तो ये सारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, जितने भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी सारे पीएनओ को चार्ज करनी है, इसको तो ना पढ़ने की जरूरत नहीं है। कॉन्टीजेंट कंसिडरेशन में देख लेते हैं क्या कह रहा है। कहता है एक्स लिमिटेड परचेज 100% ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड और 1 जनवरी ईयर 4। तो उसने एक्स ने जो है एस को 100% एक्वायर्ड किया है। द परचेज एग्रीमेंट एक्वायर्ड फॉर एक्स कंपनी टू पे 300,000 इन कैश इमीडिएटली, तो आज ही पे कर देगा, एंड एन एडिशनल सम ऑफ 100,000 ऑन ईयर 6। तो उन्होंने कहा ईयर 6 में जाकर जो है मैं आपको 1 लाख पे करूंगा। इफ कंडीशन क्या है, द कंपनी एस इंक्रीज एट एन एनुअल रेट 25% पर एनम फॉर द 3 ईयर्स, तो 25% के हिसाब से जो है उसका रेवेन्यू क्यों होना चाहिए, तो मैं आपको 1 लाख एक्स्ट्रा पे करूंगा। How should contingent payment be recognized in calculating goodwill rising that date? तो अब तय कि आप consideration जो contingent consideration है वो आप कैसे calculate करेंगे। वो कहता है जनाब a contingent consideration should be included in cost of investment purchase consider whether or not it is probable that it have been paid। तो आप क्या करेंगे, आप 1 लाख जो है आप उसको ऐड कर लेंगे। आपने पे नहीं करनी, बेशक आपने पे नहीं करनी, लेकिन आज कहता है आप इसमें ऐड कर लो। द फेयर वैल्यू माइट बी प्रेजेंट वैल्यू, तो वो कहते हैं इसको प्रेजेंट वैल्यू पे ले आओ, क्योंकि ये वैल्यू जो है 3 साल के बाद की वैल्यू है, तो उसको आज प्रेजेंट वैल्यू पे ले आओ और उसको जाके आप 3 लाख में ऐड कर दो। 3 लाख तो आपका परचेज कंसिडरेशन है और आपका 1 लाख जो है वो कॉन्टीजेंट कंसिडरेशन है, उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लाके आप उसको ऐड कर लो। अब वो बात वही कहा ना आपसे, द कॉन्टीजेंट कंसिडरेशन विल बी पेएबल इन कैश, डेट्स और इक्विटी, तीनों में पे हो सकती है। लेकिन वो कहता है जब कैश में पे होगी तो वो आपकी लायबिलिटी होगी, डेट पे होगी तो आपकी लाइब्रेरी होगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, उसको हर दफा जो है रीमेज करेंगे, उसका इफेक्ट का होगा, उसका इफेक्ट पीएनएल में डालेंगे आप। हर ईयर एंड पे आप क्या करेंगे, उसको रीमेज करेंगे कि मैंने कितने पैसे पे करना है। मैंने आज कहा मैंने 1 लाख पे करना, मैंने 1 लाख वो कर लिया। साल खत्म हुआ, मैंने कहा यार वो कितना पे करना है, वो मैंने तो 1.5 लाख पे करना पड़ेगा, तो 50,000 से पीएनएल में डाल दो। अगर आपने कैश में पे करना है या आपने अपने डिबेंचर इशू करने, तो आप उसको रीमेजर करोगे हर साल के एंड पे, और आप क्या करोगे, उसका इफेक्ट जो है वो नेट इफेक्ट जो है पीएनएल में डाल दोगे, चाहे वो प्रॉफिट है चाहे वो लॉस है। लेकिन अगर आपने कहा मैंने इक्विटी पे करनी है, तो इक्विटी को आप कभी भी रीमेजर नहीं करते, ये हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में देखेंगे। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहता है कि इक्विटी जो है हमेशा फिक्स टू फिक्स होती है। वो इक्विटी को आप आज आज ही आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे 3 साल के बाद कितना शेयर देना है और किस वैल्यू पे देना है। फिक्स टू फिक्स का कॉन्सेप्ट चलता है वहां पे, तो उसकी वजह से उसको आप कभी भी रीमेजर नहीं करेंगे बाद में कि आप कितना देना, आपने आज ही फिक्स कर लेना कि 3 साल बाद क्या करना है, तो उसको कभी रीमेजर नहीं करेंगे। ठीक है जी। शेयर ऑप्शंस गिवन टू द प्रीवियस ओनर्स, ये क्या है? अच्छा जी, IFRS 2 की बात करता है। ये क्या कह रहा है, ये मैं आपको पहले समझाता हूँ फिर पढ़ाता हूँ। ये जनाब आपको ये कह रहा है कि ये ईयर 1 है, ठीक है जी। अब यहाँ पे एक्विजिशन हुआ, यहाँ पे कंपनी एक्वायर की गई। अब क्या हुआ, ये जो पिछली कंपनी थी ना, इस कंपनी ने यहाँ पे शेयर बेस्ड पेमेंट अनाउंस की हुई थी। इसने अपने शेयर होल्डर को कहा, यहाँ पे इसने अपने एम्प्लॉय को कहा कि शेयर बेस्ड पेमेंट IFRS 2, इसने अपने एम्प्लॉयज को कहा कि अगर आप 5 साल तक मेरे साथ काम करते हो तो मैं क्या करूंगा, मैं 5 साल के एंड में जो है आपको 500 दूंगा पर एम्प्लॉय। मैं पर एम्प्लॉय 5,000 के 500 रुपए के शेयर दूंगा आपको। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हर 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 साल क्या करे, 100 रुपए का एक्सपेंस बुक करेगा, ताकि इसके पास 500 रुपए इकट्ठे हो जाए। अब ये पार्टी क्या कर रही है, ये सबसे क्या कर रही है, ये इसने 2 साल तक एक्सपेंस बुक किया और उसने सर्विसेज यूज की, एम्प्लॉयज को छोड़ के भी नहीं गया, बेनिफिट भी लिया एम्प्लॉय से। अब ये जो है ये प्री एक्विजिशन कॉस्ट है,
और ये आपकी पोस्ट एक्विजिशन है। अब वो कहता है, स्टैंडर्ड कहता है कि जब आपने इसको एक्वायर्ड किया तो आप ये देखेंगे कि सर ये जो आपने एक्वायर्ड जब किया आपने, तो वो जो अपने पहले एक्सपेंस इसने 200 रुपए किए हुए, 200 का एक्सपेंस किया ना इसने, 100 रुपए यहाँ बुक किया, यहाँ बुक किया, ये जो 200 का एक्सपेंस बुक किया हुआ इसने, ये भी इसको पे करना पड़ेगा आपको। और फिर बाकी जो एक्सपेंस है 300 का बाकी जो रह गया है वो आप अगले 3 सालों में बुक करके उसको पे कर देंगे, लायबिलिटी जनरेट कर लेंगे। तो स्टैंडर्ड आपको ये कहता है कि आप ये काम करें, आप क्या करें, ये जो प्री एक्विजिशन कॉस्ट है इस पे फॉर्मूला लगाएं। आप कहें कि जनाब उसका टोटल खर्चा कितना था, कितने साल उसके बीत चुके, और टोटल साल कितने थे। ठीक है, तो बाई चांस दोषी आ जाएगा। तो वो कहता है इतना जो होगा इतना आपका परचेस कंसिडरेशन में जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। ये आप शेयरिंग नजर आ रही है आपको, मैंने शेयर किया हुआ एक फाइल, ये शेयरिंग नजर आ रही है आपको। यहाँ इसका एक न्यूमेरिकल करते हैं। आपको सबको नजर आ रही है शेयरिंग? देखे जी, ये वही मैं उसका न्यूमेरिकल देखता हूँ, आपको वो क्लियर होगा। आ रही है। चलें जी, देखिए एक न्यूमेरिकल करते हैं। कहता ग्रेन लिमिटेड, Green Limited acquired P Limited as part of arrangement of Green Limited had the replacement of P Limited existing equity share based award. उसने शेयर अवार्ड की स्कीम निकाली हुई थी। द ओरिजिनल अवार्ड वाज वेस्टिंग पीरियड 5, उधर 5 साल, उसने कहा एम्प्लॉय जो है वैसा 5 साल तक काम करेगा, उसको हम अवार्ड देंगे। एट द एक्विजिशन डेट P Limited एम्प्लॉयज हैव ऑलरेडी रेंडर्ड 2 ईयर सर्विसेज, तो 2 साल तक का सर्विस हो चुकी है, 2 साल के बाद जो एक्विजिशन ले रहा है। तो टोटल उसको एम्प्लॉय को कितना कहा, उसने कहा 5 साल तक मेरे साथ बंधे रहो, 5 साल तक मेरे साथ काम करो, तो 5 साल के बाद मैं आपको रिवार्ड दूंगा। अब 2 साल के बाद क्या हुआ, ग्रीन लिमिटेड ने उसको एक्वायर्ड कर लिया। तो अब क्या हुआ, कहता है एट एक्वायर्ड ग्रीन लिमिटेड रिप्लेस द ओरिजिनल अवार्ड विद इन ऑन शेयर। उसने कहा कि आप जो है मैं आपको अपने शेयर दे दूंगा। ठीक है, अवार्ड जो है मैं आपको अपने शेयर दे दूंगा, मैं अब क्योंकि मैंने कंपनी परचेस कर ली है। अब उस समय कंपनी ने कहा था कि मैं वो अपने आपको शेयर देगी, लेकिन अब क्या है, जब आपके 3 साल जो बाकी रह गए हैं, वो 3 साल के बाद मैं जो नई कंपनी है, पेरेंट कंपनी है, उसने कहा मैं अपने शेयर दूंगा आपको। अंडर द वेस्टिंग पीरियड रिड्यूस टू 2, ने कहा जी अब आपके 3 साल बाकी रह गए, मैं आपको ये अवार्ड जो है 2 साल के बाद दे दूंगा। इसका मतलब क्या हो, जो टोटल 5 साल का जो पीरियड था उसने उसको 4 साल कर दिया। द मार्केट बेस मेजरमेंट ऑफ द अवार्ड एक्विजिशन वाज एज फॉलोज। उसने कहा कि अगर पुराने एम्प्लॉय से आपके पास आप 5 साल काम करते हैं तो आपको 500 रुपए मिलते हैं, लेकिन आप मैं जो नई कंपनी आ गई है उसने कहा 2 साल के बाद मैं आपको 600 रुपए दूंगा। ये उन्हें कैलकुलेशन नहीं दी, उन्हें खुद आपको कैलकुलेट करके दिया हुआ है। एज ऑफ द एक्विजिशन डेट और अवार्ड एक्सपेक्टेड टू बी वेस्ट, उसने कहा तमाम वेस्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन दोबारा समझ लें, हुआ ये कि एक कंपनी पी थी, उस कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज को कहा कि सर आप 5 साल तक मेरे साथ काम करें, 5 साल के बाद मैं हर बंदे को हर जो है ना 500 रुपए के शेयर दूंगा, मैं शेयर दूंगा हर एम्प्लॉय को जिसकी वैल्यू 500 रुपए होगी। तो मैं क्या कर रहा था, मैं हर साल जो कर रहा था 100 रुपए का एक्सपेंस बुक कर रहा था। अब दूसरे साल के बाद क्या हुआ, दूसरे साल के बाद वो कंपनी जो है वो टेक ओवर कर लिया ग्रीन लिमिटेड ने। जब ग्रीन लिमिटेड ने उसको टेक ओवर किया, उसने कहा बाकी कितने साल बच गए आपके, 3 साल बच गए। वो जो 3 साल बच गए, उसने कहा यार ये मैं 3 साल के बाद आपको नहीं दूंगा शेयर्स, मैं आपको शेयर 2 साल के बाद दूंगा, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसकी वैल्यू 600 रुपए होगी। तो मैं जिस एम्प्लॉय को 500 मिलने थे 5 साल के बाद, अब उसको 4 साल के बाद 600 रुपए मिलेगी। ठीक हो गया जी। अब वो कहता है इसकी आप सोल्यूशन बताए क्या होगा। वो कहता है पहले अभी देखें कि प्री एक्विजिशन आप निकाले, प्री एक्विजिशन कॉस्ट क्या है आपकी। प्री एक्विजिशन का कैसे निकालेगा, वो कहता है कि ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, 500 रुपए है, कितना पीरियड जो है आपका निकल चुका है, 2 साल निकल चुके हैं। अब वो वेस्टिंग पीरियड जो है, बाकी का जो पीरियड है वो कितना है, विच एवर इज हायर। वो कहता है कि ओल्ड ऑप्शन में कितना था, न्यू में कितना है। ओल्ड में 5 साल था, न्यू में 4 साल है, तो विच एवर इज हायर उससे आप डिवाइड करेंगे तो आप कहेंगे 200 रुपए जो है आपका जो है वो
परचेज कंसिडरेशन बुक हो जाएगी, आपका खर्चा बुक हो जाएगा। जो आप परचेज कंसिडरेशन निकाल रहे थे ना, पहले हमने परचेज कैश निकाला, इक्विटी और लायबिलिटी, फिर हमने कंटीजेंट कंसिडरेशन ऐड की, हमने डेफर्ड कंटीजेंट ऐड की, उसके बाद आप एक नई चीज ऐड करेंगे, वो आप क्या करेंगे, शेयर बेस्ड पेमेंट। तो ये 200 रुपए क्या होगा, ये आपके परचेज कंसिडरेशन में ऐड हो जाएगा, प्री एक्विजिशन कॉस्ट, इस फॉर्मूले से निकलेगी ये, ठीक है जी। इसमें से क्या होगा, विच एवर इज हायर, तो जो पीरियड हायर होगा, क्योंकि जो नया पीरियड है वो 4 साल है और जो पुराना पीरियड था वो 5 साल था, तो विच एवर जो हायर है वो नीचे नीचे डिनोमिनेटर लेंगे इसका। तो ये क्या होगा, कॉस्ट। अब ये जो कॉस्ट है ये मैं बुक कर लूंगा परचेस कंसिडरेशन में। अब मेरा टोटल खर्चा कितना हो रहा है, मेरा टोटल खर्चा हो रहा है 600 रुपए, जिसमें से 200 मैंने बुक कर लिया है, तो बाकी जितना रह गया 400 रह गया, उस 400 को मैं 2 पे डिवाइड करके हर साल 200 200 बुक कर लूंगा, और एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट लॉस डेबिट इक्विटी शेयर क्रेडिट, ठीक है जी। तो ये ट्रीटमेंट था आपका, जब आप क्या करेंगे, जब आप शेयर स्कीम जो ऑलरेडी इशू की होगी उसको आप इस तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे अब इसको पढ़ते हैं, अब आपको समझ में आएगा। कहता है व्हेन एन एंटिटी एक्वायर, व्हेन एन एंटिटी एक्वायर ए सब्सिडी दैट हैज प्रीवियसली मैनेज्ड बाय इट्स ओनर्स। अच्छा देखो, यहाँ पे वर्ड आया, क्या कहता है, ओनर्स, इसका क्या मतलब है, कहता है when an entity acquires a subsidiary that was previously managed by its owners, the previous owners might be given share option in the entity as a incentive to stay and to work for subsidiary after it has been acquired। अच्छा, यहाँ पे उसने शेयर होल्डर का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया, उसने ऑनर का वर्ड इस्तेमाल किया, इसकी क्या वजह है, यहाँ पे शेयर होल्डर क्यों नहीं लिखा इसने, पिछली जो कंपनी होगी उसके शेयर होल्डर ही होंगे ना, लेकिन उन्होंने वर्ड का इस्तेमाल कर रहा है बाय इट्स ओनर। इसकी क्या लॉजिक है, इसकी लॉजिक पता क्या है इसकी लॉजिक ये है कि जो आपके जो शेयर होल्डर होते हैं ना, वो सारे आपके ऑनर्स नहीं होते। जिस तरह कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है, जो फाइनेंशियल कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, कुछ आपके आपने अपने जो आपके डेट होल्डर होते हैं उसको अपने 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 शेयर होल्डर बना लेते हैं। आपने डेट इशू किए हुए, डिबेंचर इशू किए हुए, आप उसको ऑप्शन देते हो कि यार शेयर होल्डर में कन्वर्ट हो जाओ, तो वो शेयर होल्डर में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो ऑनर्स नहीं होते, वो पार्ट ऑफ इक्विटी होते हैं, वो आपके शेयर होल्डर जरूर होते हैं, इक्विटी में भी आते हैं, शेयर होल्डर भी होते हैं, लेकिन वो आपके ऑनर्स नहीं होते। ऑनर्स कौन होते हैं, ऑनर्स वही शेयर होल्डर होते हैं जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर होते हैं, इसलिए यहाँ पे ऑनर्स का वर्ड इस्तेमाल किया उसने। वो कहते हैं जनाब, previous owners might be given share option to entity of an asset, तो वो ने ऑप्शन दी हुई एम्प्लॉइज को कि आप मेरे साथ बदे रहे, मैं आपको जो है 5 साल के बाद बेनिफिट दूंगा। वह अब ये दो जब एक्वायर्ड हो जाएगी तो क्या होगा, आईएफएससी स्टेट, आईएफएससी क्या कह रहा है, दैट अवार्ड ऑफ शेयर ऑप्शन in these circumstances is not a part of purchase consideration। तो जब परचेज कंसिडरेशन बनाई हुई है ना कि कैश देंगे, लायबिलिटी देंगे, लायबिलिटी टेक ओवर करेंगे और इक्विटी शेयर देंगे, ये उसका पार्ट ही नहीं है, ये आपने अलग से ऐड करना है, ठीक है। जैसा भी हमने न्यूमेरिकल में किया कि प्री एक्विजिशन जो पार्ट था उसको हमने उसकी एंट्री क्या पास की, उसके हमने एंट्री परचेज कंसिडरेशन में उसको एक्स्ट्रा जाके ऐड किया, ये परचेज कंसिडरेशन का पार्ट नहीं है, इसको बनाया गया, बाद में ऐड करेंगे। द ऑप्शन ऑफ पोस्ट एक्विजिशन मैनेजमेंट, तो पोस्ट एक्विजिशन जो है वो कहता है वो सिंपल है, जैसे आपको IFS 2 कह रहा है आप वैसे बनाएं, तो बैलेंस आपने लिया और उसको आपने उस पर डिवाइड कर दिया, ठीक हो गया जी। तो ये बात कर रहा था आपसे शेयर बेस्ड पेमेंट की। क्या टाइम हो गया, हमने 8 बजे शुरू किया, चले जी, चलिए इतना ही बहुत है आज के लिए, बाकी हम कल नेक्स्ट पे करें, क्योंकि मेरे भी कुछ 3-4 स्टूडेंट्स नहीं आए मेरे। ये तो मैंने वो पिछला लेक्चर आपको कराया, जहाँ तक हमने पिछले लेक्चर किया था तो मैंने कवर किया सारा आज, ठीक है जी। तो यहीं तक रखते हैं इसको, तो नेक्स्ट ट्यूसडे को इंशाल्लाह दूसरे लोग भी ज्वाइन कर लेंगे, तो नेक्स्ट ट्यूसडे को जो है हम यहाँ से जहाँ पे भी हम ख़त्म किया तो यहीं से इंशाल्लाह हम इसको स्टार्ट लेंगे। तो अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन किसी के जहन में है तो आप कर सकते हैं, तो फिर इसको जो है मीटिंग को हम जो है वो वाइंड अप करेंगे आज। किसी किस्म का किसी के जहन में क्वेश्चन हो तो
किसी भी टॉपिक से रेलेवेंट हो या कोई आपको प्रैक्टिकली आपको भी कोई प्रॉब्लम आ रही है कोई इम्प्लीमेंटेशन में, तो आप वो भी डिस्कस कर सकते हैं मेरे से। मेरा व्हाट्सएप नंबर है आपके पास, उसमें दिया हो ग्रुप में। तो किसी किस्म की आपको कोई किसी स्टैंडर्ड्स के से रेफरेंस से आपको कोई गाइडेंस चाहिए हो, कोई प्रैक्टिकल फील्ड में आपको कोई गाइडेंस चाहिए हो, तो वो आप भी मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको उसको आंसर करूँगा। तो ये हमारा जो प्रोग्राम है, तो प्रोग्राम हमारा इस तरह से चलेगा कि हम लोग जो है वो मैंने ये चीज़ें ऐड की हैं इसके अंदर। थोड़ा-थोड़ा मुझे पहले इतना नहीं था ज़ूम, अभी ज़ूम मुझे आना शुरू हुआ है। तो मैंने जो है ना, अब मैं इंशाल्लाह टॉपिक के साथ-साथ जो है मैं न्यूमेरिकल जो है वो भी कराऊँगा। पहले कुछ कुछ टॉपिक ऐसे हैं इसमें जिसके साथ न्यूमेरिकल अटैच नहीं है। तो वो मैं जो है मैंने मुझे तरीका आ गया कि कैसे शेयर करना है इसको। तो मैंने चीज़ें साथ-साथ चलाऊँगा। तो जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ेगी किसी टॉपिक के साथ उसको एक्सप्लेन करने के न्यूमेरिकल चाहिए, तो वो मैं अपने पास से न्यूमेरिकल जो है वो आपको साथ कराऊँगा साथ में। ठीक है जी? वो मैं आपको शेयर भी कर दूँगा ग्रुप के अंदर, नो प्रॉब्लम। तो उसके सॉल्यूशंस भी होंगी, उसके आंसर्स भी होंगे। जिस तरह मेरे साथ ये मैंने एक एक्स्ट्रा फाइल बनाई है आपके लिए। तो यहाँ से मैं आपको साथ-साथ जो है वो चीज़ें कराऊँगा सारी कवर्ड इंशाल्लाह। फिर इंशाल्लाह जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा तो इसका पास पेपर जो है वो 100% पास पेपर जितने भी हैं ना पिछले 5, 6, 7 अटेम्प्ट्स के, उसके सारे जो है वो इंशाल्लाह हम करेंगे। तो इंशाल्लाह आपको कवर हो जाएगा, आप टेंशन नहीं लेनी। जिस तरह मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, पढ़ते रहें, आपका आपका पेपर कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। और हम लोगों ने लॉजिक यही लिया है कि क्योंकि आप लोग ऑलरेडी सारा कुछ पढ़ चुके हैं, तो पहले हम वही चीज़ें करेंगे जो जो है वो मुश्किल भी है और जो पेपर में आनी भी है। तो ये इंशाल्लाह ये टॉपिक ऐसा है, अगर आप ये कवर कर लेते हैं, तो आपका 40-45% जो है वो पेपर जो है वो कवर हो जाता है कंसोलिडेशन में। तो इसीलिए हमने इसको पकड़ा पहले। इसके बाद इंशाल्लाह हम वही टॉपिक पकड़ेंगे आपस में डिस्कस करके कि जो आपके टॉपिक परफेक्ट है, जो पेपर में आने वाले हैं, जैसे लीजिंग है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है, तो वो हम पहले वही करेंगे सारी इंशाल्लाह। तो इसलिए ज़रा मैं स्लो चल रहा हूँ। मैं वीक में 2 क्लासें नहीं कर रहा, 1 क्लास ही करेंगे हम, ताकि 1 क्लास को आप ईज़िली कवर कर लें। और अगर हम जो है वो मेन टॉपिक जिस तरह आईएफएस 15, रेवेन्यू, लीजिंग, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और ये कंसोलिडेशन, अगर हम ये 4 चैप्टर भी अगर कर लेते हैं ना, 4 टॉपिक बैठ के आप आराम से तसल्ली से, तो आपका 80% पेपर आपका हो जाएगा इंशाल्लाह। टेंशन की ज़रूरत ही नहीं है। बाकी 20% जो रह जाएगा वो हम आखिर में जाके वीक में 2 या 3 क्लासें करके उसको पूरा कर लेंगे, वो भी करा दूंगा। लेकिन मैं ज़रा स्लो चलूंगा अभी स्टार्ट में, ताकि जितना मैं कराता हूँ कम से कम इतना आप कर लें। ठीक है जी? तो मैं कोशिश करूँगा कि जो है वो न्यूमेरिकल्स कराऊँ। किट आपके पास है, आप किट से जाके कर सकते हैं। खैर अभी तो पहला लेक्चर हुआ है, ज़रा 1-2 लेक्चर जिसके हो जाए कंसोलिडेशन हो जाएँगे, तो आप भी एक फ्लो में आ जाएँगे कि आप इसके न्यूमेरिकल खुद कर सकें। लेकिन मैं भी कोशिश करूँगा कि मैं जो है वो टॉपिक के साथ-साथ आपको समझाने के लिए, क्योंकि थ्योरी जो है वो समझ में नहीं आएगी। जिस तरह अभी हमने ये न्यूमेरिकल किया तो आपको ये समझ आ गया कि एक पैरा दिया हुआ है, तो उसके साथ-साथ छोटे-छोटे न्यूमेरिकल्स हम अटैच करेंगे, ताकि आपको जो है ये थ्योरी आपको समझ आनी शुरू हो जाए। ठीक है जी? तो किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं, तो फिर मैं मीटिंग को ज़रा टाइम पे आए, ज़रा रेगुलर हो जाए मेरे साथ, क्योंकि आप रेगुलर नहीं होंगे, आपका एक लेक्चर भी स्किप हो गया तो इट विल बी अ प्रॉब्लम। रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ, लेकिन रिकॉर्डिंग मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को दूँगा जो लोग जो है ना वो मेरे साथ रेगुलर चलेंगे। मैं रिकॉर्डिंग जो है ना, ये रिकॉर्डिंग चल रही है अभी, तो रिकॉर्डिंग अभी मैं ग्रुप में शेयर नहीं करूँगा। ये सिर्फ मैं उन लोगों को दूँगा जो मेरे साथ रेगुलर चल रहे होंगे और उनका किसी न किसी तरीके से कोई लेक्चर मिस हो जाएगा, तो मैं उसको ये रिकॉर्डिंग दे दूँगा। ठीक है जी, तो फिर इजाज़त है मुझे। अगर किसी के पास क्वेश्चन है, या आप क्वेश्चंस किया करो, क्वेश्चंस करोगे तो ज़रा मुझे भी, मैं भी थोड़ा मोटिवेट होऊँगा कि यार लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, ज़रा आंसर देने का मज़ा आएगा ज़रा थोड़ा-सा। चलिए ठीक है जी, तो फिर मुझे इजाज़त है आप, तो मैं मीटिंग वाइंड अप कर रहा हूँ, तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। रिकॉर्डिंग बंद कैसे होगी? रिकॉर्डिंग बंद कर दो ज़रा।